हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ askganjiswag। और इस वक्त मैं दोहा में हूँ। मैं अभी अभी एयरपोर्ट से आया हूँ और इस वीक की एपिसोड मैं शूट नहीं कर पाया था कराची में, बिकॉज आई हैड बैक टू बैक शूट्स। तो फिर मेरे पास ये छोटी सी विंडो थी। माई वाइफ इज़ ऑन द वे फ्रॉम UK, सो शी इज़ गोना बी इन अ फ्यू आवर्स। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाएं और वीडियो बनाएं, बिकॉज वीकेंड नहीं जा सकता। मुझे अंदाज़ा है आप लोग बड़ी मोहब्बत से इंतज़ार करते हैं इन एपिसोड्स का। मूड अब बेहतर हो गया है मेरा। मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, मगर आपको पता है कि आप पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, अगर आप इफ़ यू आर गोइंग आउट विद योर फैमिली फॉर अ नाइस टाइम, तो रोड पे जो है ना पब्लिक आपका मूड ख़राब कर देती है, आपका एक्सपीरियंस तबाह कर देती है। सेम गोज़ फॉर when you're leaving Pakistan. So this is supposed to be a very short weekend getaway sort of a thing, because I'm not gonna see my family for a while. तो छोटी सी विंडो थी बीच में, तो मैं यार माइट एज वेल यूज़ इट इन अ प्लेस जो दोनों को आसान हो पहुंचने में। सो अब निकले हैं कराची से और सुबह जी वो क्या जी बैग खोलें आप, वो मैडम ने पता नहीं मेरे वो वर्कआउट वाले जूते स्नीकर्स के सोल में वो जेल होता है, तो उनको लगा पता नहीं क्या लिक्विड लेके जा रहा हूँ, तो वो जूते निकले फजूल की। अच्छा, फिर वहाँ आगे गए एयरपोर्ट पे, तो एक तो हर बंदे ने ना टिकट पता नहीं क्यों चेक करना होता है। आई लाइक आई अंडरस्टैंड, अगर वो चेक करने वाले ना हो ना तो सारी आवाम अंदर हो एयरपोर्ट के, तो वो उसकी वजह से वहाँ रखा हुआ है। लेकिन फिर वो आगे जाके जब एक ने कर लिया टिकट चेक, एंटी नारकोटिक्स वाला मेरा टिकट देख रहा है फॉर नो रीज़न, और वो देख के मुझे बोल रहा है कि आप तो 4 दिन में वापस आ रहे हैं। तो मैंने बोला फिर व्हाट्स योर पॉइंट, मतलब मैं 4 घंटे में भी वापस आऊँ, व्हाट्स योर पॉइंट। आपका काम है देखना कि मैं कुछ पाउडर वाउडर तो नहीं लेके जा रहा था, वो आपने देख लिया नहीं है तो फिर आई डोंट केयर इट यार। पाकिस्तान में ना एक 6-8 एजेंसीज वहाँ खड़ी होती हैं। कस्टम्स अलग होती है, ANF अलग होती है, ASF अलग होती है, FI अलग होती है, राइट। ये तो वो हैं जो हमें नज़र आती हैं और पता नहीं कितनी वहाँ होती होंगी। बट लाइक द पॉइंट इज कि लोगों को हम तंग करें फजूल में, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे। यार दुनिया के किसी एयरपोर्ट में कभी नहीं पूछा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ये ज़रूर पूछा था कि लाए कितने हो। वो आप वो समझ आता है, क्योंकि वो ज़ाहिर डिस्करेज करते हैं कि बंदा यहाँ के भीख ही ना मांगे। जैसे मलेशिया की फ़्लाइट्स होती हैं तो पाकिस्तान में आपको बाकायदा पैसे चेक कराने होते हैं कि मैं इतना कैश लेके जा रहा हूँ, मगर ये कितनी करेंसी जा रही है, ये है वो है, 10,000 चीज़ें हैं यार कसम खुदा की। सो वो सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद यहाँ आया। फिर अच्छा, कतर का अलग मसला है, विजिट इट्स ऑन अराइवल, मगर डिस्कवर कतर से आपने, सॉरी थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आप लोगों के लिए समझने की ज़रूरी है। सो वी वांटेड टू बुक, सो आई वांटेड टू बुक दिस होटल्स ब्यूटीफुल फेमॉन्ट। मैं आपको भी थोड़ा रूम का टूर भी कराता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये आपके सामने नज़र आ रही है। मैं जब वर्ल्ड कप में आया था तो ये आधा बना था, उस वक्त पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, खुल गया था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आई विल स्टे हेयर, क्योंकि मैं यही करता था 2012 में अपनी नौकरी में बैठ के। मैं लंच ब्रेक पे booking.com पे रैंडम शहरों में जाके रैंडम होटल्स देखता था और मैं ड्रीम करता था मैं यहाँ भी ठहरूंगा, यहाँ भी ठहरूंगा, यहाँ भी ठहरूंगा। सो नाउ द टाइम हैज़ कम, राइट। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप। अच्छा, यहाँ आए तो डिस्कवर कतर का ये सीन है भाई, जो लोग कतर आना चाह रहे हैं और समझ रहे हैं कि विजिट वीज़ा पे ऐसे कि कतरी आपके लिए दरवाज़ा खोल देगा, तो ये होटल डिस्कवर कतर एक इनका एक ऐप है और एक मतलब वेबसाइट है, उसके थ्रू अगर आप बुकिंग करेंगे तो वो आपका वीज़ा बनेगा। क्योंकि ये डिस्करेज करते हैं कि लोग आके अपने रिश्तेदारों के रहेंगे, मुल्क में पैसा नहीं लाएंगे, राइट। और उसमें मिनिमम 2 डेज़ का लेना होता है। अब मैंने ये बुक किया फेमॉन्ट, उसके डिस्कवर कतर के पोर्टल में नहीं था। तो डिस्कवर कतर पे मुझे अलग से 2 दिन का फेक होटल तो नहीं कह सकते, आई हैव द बुकिंग, आई एम जस्ट नॉट गोइंग देयर, बिकॉज मेरे पास जब ये है तो मैं $35 वाला क्यों लूँ। तो वो $70 वहाँ अलग खर्च किए। खैर वो मैं पाकिस्तान से करता हुआ ही आया था। काउंटर पे क्या उन्होंने बोला जी उसको प्रिंट आउट करा, मतलब अच्छा यहाँ पे भी ना कागज़ जमा कर रहे हैं कि जी वो लेकर आए हैं, प्रिंट आउट करा के और स्टैम्प करा के आए। वो मैं फिर क्यू में था पूरा दिन, और लाइक इतनी देर, सॉरी यार ये बार बार रील्स भेज रहे हैं दोस्त गंदी वाली। स्टैम्प करा के दोबारा क्यू में आया तो कह रही है जी कैप्टन से वैलिडेट कराएं। अच्छा जी कैप्टन कौन है, वो 20 नंबर काउंटर पे बैठे। मैं 20 नंबर काउंटर पे गया, आधा जहाज़ वहाँ खड़ा हुआ, मैं फिर पीछे चला गया। फिर मैंने वो एक स्टाफर को बताया कि यार ये सीन है, मैं 2 बार क्यू में लग चुका, अब तीसरी बार हूँ। तो वो मुझे GCC नेशनल वाली क्यू में ले गया। वहाँ गया, खातून ने बोला कि फिर इसको आपने कैप्टन से स्टैम्प नहीं कराया। मैंने बोला भाई फिर मुझे लेके जाए, मैं अब दोबारा क्यू में नहीं खड़ा हो रहा। सो शी टुक मी टू द फ्रंट। यार ये मैंने अभी सिम ली है और नेपाल से कॉल आ रही है। ये ना मुझे लगता है डेटा बिकता है बाकायदा स्कैमर्स के लिए ना, कि टूरिस्ट को बेवकूफ़ बनाना है। अभी मैंने सिम, अभी मेरी 1 घंटा हुआ आए हुए, नेपाल से कॉल आ रही है।
एनीवे सॉरी, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो उन्होंने बोला जी, कैप्टन ने बोला कि जी आपके पेपर में तो 2 दिन का वीज़ा है, ये आप कितने 2 दिन ठहरोगे? मैंने नहीं, मेरा तो 4 दिन की बुकिंग है फेयरमाउंट की। फिर उसने उधर देखा, मेरी शक्ल देखी, फिर पूछा 5 दिन का दे दूँ? मैं ला दे दें। फिर मुझे चौथे काउंटर पे लेके गया कि इसको 5 दिन का दो। उसने इतना मुंह बनाया, उससे पूछा पाकिस्तानी है? उसने बोला हाँ। लाइक शी पुल्ड अ फेस मैन। मतलब यार खुदा की कसम, मेरी शादी को 9 साल हो गए, मैं अभी तक ब्रिटिश नेशनल होता, पता नहीं मैंने क्यों पाकिस्तान में टाइम ज़ाया किया यार। दीज आर, ये मसले हैं ही नहीं। एंड आई वॉज लाइक टेक्सटिंग माई वाइफ एट द सेम टाइम कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। एंड शी इज़ लाइक वॉच मी क्रूज थ्रू द इमिग्रेशन व्हेन आई कम आफ्टर 6 आवर्स। और ऐसे ही होता है, हाशिम निकल जाता है ऐसे ही करके, खल्ली वल्ली टेंशन नहीं होती, बाप पीछे खड़ा होता है। यार कसम से यार, ये बहुत बड़ा हमें डिसएडवांटेज है। एंड आई एम ऑलरेडी 41 नाउ। अब मैं कहीं जाके 6 साल रहूँ, 5 साल रहूँ, 8 साल रहूँ, फिर जाके यार ज़िंदगी इंजॉय निकल ही गई, सारी सारी तो निकल चुकी होगी, फिर पीछे बचेगा क्या? इसीलिए कह रहा हूँ, जो लोग 20-22 में सुन रहे हैं ना, 30 से पहले अपना पासपोर्ट सीधा कर दो, ना ये चुतिया पे ही झेलते रहोगे पूरी ज़िंदगी। और भले 26 मुल्क देखें, ऑस्ट्रेलिया ने देखो नहीं दिया मुझे वीज़ा, खल्ली वल्ली चाहिए ही नहीं। और ये आने वाले वक्तों में उम्र उम्र भी बंद कराएंगे, सब बंद कराएंगे। सो या मैन, आई वाज सपोज टू हैव अ गुड टाइम, इट्स अ फकिंग ब्यूटीफुल होटल। और ये मूड है, क्योंकि मुझे सुबह पाकिस्तान में अलग तंग किया, यहाँ आया यहाँ अलग तंग हुआ। लेट मी गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ द रूम। ये छिछोरी हरकत है, वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप मेरी फ्रस्ट्रेशन समझ सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द व्यू, राइट? आई एम ऑन द 11th फ्लोर। वो एक बीच है उधर, मरीना है। एंड सो दिस इज़ द होटल। ये तस्वीर में आपने देखा, दिस इज़ फेयरमाउंट, दिस इज़ रैफल्स। एक ही ग्रुप का है तो उन्होंने एक ही में कर दिया है। सो दैट्स द बेड। ये एंट्रेंस है। वी हैव अ नाइस कॉफ़ी मशीन एंड एवरीथिंग। एंड देन दिस इज़ द वॉक इन क्लोजेट। सो यू गेट माई फ्रस्ट्रेशन, राइट? इतने अच्छे टाइम के लिए अगर आप आए हो, दिस इज़ अ बाथरूम। यार इन्होंने लेलाबो की प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, इमेजिन। एंड इट्स अ जापनीज टॉयलेट, सो लाइक खुद ही खुल जाता है, और वो उसका पूरा रिमोट है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हवा आ रही है नीचे से फॉर सम रीज़न। सो यू गेट माई पॉइंट गाइस। खुशी नहीं हो रही, वो चस नहीं आ रही, क्योंकि मैं इतना रुलता हुआ आया हूँ। सो लाइफ में ना ये ख़त्म करना है कि माशाल्लाह माशाल्लाह गुड थिंग्स का एक्सेस है, मगर वो आप रुसे हुए आ रहे हो, तो ये नहीं करना ज़िंदगी में। पासपोर्ट सीधा कर लो भाई, इज़्ज़त कर लो, इज़्ज़त का ना एहतमाम कर लो ज़िंदगी में। चले भाई, सॉरी लंबी कर ली मैंने, और विदाउट फर्दर अडू चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। एंड बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड इफ़ यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag. इट हेल्प्स अस एक्सेस दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज। आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ यार, कल्ली वल्ली है। ओके, सो पहला सवाल है, माई ब्रदर इज़ बिहेविंग लाइक एल्विश यादव। अगर एल्विश यादव आपने नहीं देखा तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। गुड डे टू यू मिस्टर जुनेद, आई एब्सोल्युटली लव योर वीडियोस एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर आस्क गंजीस्वैग वीडियोस एवरी वीकेंड। बाय द वे, बिग शाउट आउट टू राहुल, हु इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बिकेम माई फ्रेंड थ्रू आस्क गंजीस्वैग। यार इसकी बहुत फॉलोइंग है, और कल्ट फॉलोइंग है। वो भी ये कह रहा था कि दिन रूखा होता है अगर किसी वीकेंड वीडियो नहीं आती। सो he upgraded to this facility. I am 26-year-old female from New Delhi. I come from a well-to-do family with good educational background. I have a younger brother who is 17 and it's quite a troublemaker for his age. ये मेरी बेल थी, कहाँ की थी? We pretty much live in our own spaces and really do things together like watching movies or hanging out because of our significant age difference. However, lately I have started to take an interest in his changing behavior. He watches Elvish Yadav all day and he has started behaving like him. He now wears flashy clothes and even. I'm sorry, guys, दरवाजे पे कोई है। So असल में वो सीट जो थी, it was backless and I had requested chair, computer chair, तो ये आ गई। ओके, सो हम थे एल्विश यादव वाले छोटे भाई पे। ही नाउ वेयर्स फ्लैशी क्लोथ्स एंड इवन वेयर्स सन ग्लासेस इनडोर्स। ही हैज स्टार्टेड यूजिंग कैच फ्रेजेस लाइक सिस्टम सिस्टम पाड़ देंगे, यू नो वो वाला। He says this to walls for no reason, out of nowhere and without any context. When my mother simply asked him how many chapatis he would have, he answered
2 and then added, logic समझ में आया? He has been repeating this phrase randomly without any reason in the middle of conversations. The worst of all is, जनता माफ नहीं करेगी. Anything that doesn't go according to him, he dramatically says this. He even says it when he wants to use the toilet while it's occupied. यार जबरदस्त. Behavior/actions. Number 1, over the top swearing. He doesn't give straightforward answers to simple questions. He's always searching for a funny comeback and frequently uses abusive language to sound edgy. Exaggerated facial expressions. He often makes exaggerated expressions when reacting to situations, from wide-eyed surprise to exaggerated anger. Mock seriousness. He often adopts a fake serious tone before delivering a punchline or joke, only to switch back to his casual self right after. Sarcastic laugh and switching between Haryanvi and Hindi language. He frequently switches between Haryanvi and Hindi and has also started using his hands and face to make demeaning gestures. I want to spend a day with your brother, man. For the record, we aren't even from Haryana. While I could behave like a typical older sibling and ignore his behavior, letting him learn his life lessons on his own, I'm concerned. He's about to enter college and he will be exposed to the real world. I feel like I should help him change his behavior at least a little. If he pulls these theatrics on the streets of Delhi, I'm sure he'll get into trouble because even I sometimes feel like punching him. What would you have done if he were your younger brother? Looking forward to your advice. Best regards. So जैसा कि आपने देखा कि ये दिल्ली से एक ईमेल है, ये एक बड़ी बहन है जो कि अपने छोटे भाई के लिए परेशान है बिकॉज वो सारा दिन ना सिर्फ एल्विश यादव देखता है, ही इवन बिहेव्स लाइक हिम और ही यूजेस टर्म्स लाइक सिस्टम. वो जो क्या दीपक कलाले बोल रहा, सिस्टम पाड़ देंगे, और लॉजिक समझ आया, जनता माफ़ नहीं करेगी, इस तरह के. एंड शी इज़ ऑब्वियसली कंसर्न बिकॉज ही इज़ अबाउट टू एंटर कॉलेज और फिर ज़ाहिर है फिर कॉलेज में जाके जो है मसले ना हो जाए. सो इसमें देखें होता ये है कि व्हेन यू डोंट टीच हिम इन द हाउस द पीपल विल टीच ऑन द स्ट्रीट्स. और आई थिंक ही इज़ टू फार गॉन. और ये फेजेस होते हैं. मुझे अच्छी तरह याद, देखें मूवीज़ आर वेरी इम्प्रेशनेबल. इनफैक्ट एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट इज़ वेरी इम्प्रेशनेबल. मैंने बहुत बार बोला है कि आई स्टार्टेड स्मोकिंग बिकॉज ऑफ ड्रू बैरीमोर, और उसकी एक फिल्म थी होम फ्राइज़, और उसमें वो जिस तरह मज़े से ट्रक में टांग बाहर निकाल के सिगरेट पी रही थी, मैंने यार दिस लुक्स कूल और मैं भी शायद ऐसे ही कूल लगूंगा. एंड देन आई स्मोक फॉर 20 years, स्क्रूड अप माई लंग्स, वट नॉट. सो येस, सिमिलरली मुझे अच्छी तरह याद है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल जज मी ऑन दिस, बट देन आई वॉज जस्ट अ किड, अ स्कूल गोइंग किड. यू रिमेंबर सुनील शेट्टी की एक फिल्म थी गोपी किशन, उसमें वो बच्चा होता कहता है मेरे दो दो बाप, क्योंकि गोपी किशन ट्विन्स होते हैं. सो उसमें जो बैड बॉय वाला होता है, एक तो गोपी होता है वो बोंगा सा होता है, और किशन जो होता है वो फुल लाइक भाई लोग टाइप होता है. तो जो किशन होता है द बैड बॉय, उसके मुंह में हर वक्त टूथपिक होती है, एंड लाइक ही इज़ ऑलवेज लाइक प्लेइंग विद दिस टूथपिक, बिकॉज आई थिंक दिस वाज आल्सो अ केस, सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म थी कोबरा, आई थिंक उसका स्टाइल था, एंड देन यू नो बॉलीवुड पिक्ड इट अप. तो मैं उसी दिन रोटियां लेने गया, दोपहर को मैंने गोपी किशन देखी, एंड दीज वर माई आफ्टरनून्स बाय द वे. और मैं टूथपिक लगा के रात को तंदूर पे रोटियां लेने गया. तो मेरे मुंह में टूथपिक, मैं ना यूँ ज़बान से कभी यहाँ कर रहा हूँ ना, तो एक बंदा, गाय मच ओल्डर देन मी, उसने ना मुझे टॉन्ट किया कि बहुत बड़ा अपने आप को गोपी किशन समझता है, यू नो. एंड देन आई वाज लाइक ओ शिट, इसको पता है मैं क्या बनना चाह रहा हूँ. एंड देन वो मैंने बड़े आराम से निकाली, नेवर डिड दैट अगेन. सो वही ना कि कुछ चीज़ें, देयर आर ओनली सो मच यू कैन टीच एट हाउस. बाकी जो है ना, आई एम नॉट ऑफ कोर्स इंडोर्सिंग बुलिंग, बट ये बुलिंग हो गई या फिर इस तरह के रिटॉर्ट जो हो गए फ्रॉम ओल्डर पीपल, ये आपको थोड़ा बहुत सीधा कर ही देते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स इग्नोर कर रहे होते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता. दैट्स वेयर द मोहल्ला कम्स इन. द मोहल्ला वी यूज टू हैव, लाइक जो एक होता था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर इंडिया में किस तरह का है, बिकॉज अब पाकिस्तान इज़ मोस्टली लाइक बंद घर, हाउसिंग सोसाइटीज़, एंड लाइक वो किसी ने एक क्लिप भी बनाया था, दुबई का था, आई थिंक इट वाज एन इंडियन बोरा फैमिली, एंड द लेडी वॉज मेकिंग अ स्टोरी कि मैं देखो वॉक कर रही हूँ, आई थिंक इट वाज दोहा, हाँ दोहा का ही था, एंड देयर इज़ नो वन हेयर, बिकॉज वो हमें मोहल्ले की आदत है, यू नो, दरवाजे खुले और लाइक बच्चे खेल रहे हैं, दिस एंड दैट. अब तो डिवाइसेस आ गई हैं. सो
वो कहते हैं ना अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इन अ हाउस बट रेज्ड बाय द विलेज, तो वो रेज्ड बाय द विलेज यही होता था कि कोई एट्रीब्यूट आपके कोई अंकल समझ रहे हैं, माँ बाप तो ज़ाहिर है वो बायस होते हैं, बहन भाई भी शायद, बहन भाई थोड़ा क्रिटिकल होते हैं, माँ माँ बायस होती है ज़्यादातर केसेस में, तो फिर वो मोहल्ले वाले जो होते हैं ना वो दूसरी आंख से देखते हैं, तो वो फिर आपकी चीज़ें पकड़ रहे होते हैं, वो फिर आपको थोड़ा सा गाइड कर रहे होते हैं, भाई ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं वगैरह वगैरह। तो आई थिंक इन दिस केस योर कंसर्न्स आर एब्सोल्युटली वैलिड, और ये जो है ना दिस कैन लीड टू अ पिटाई, नॉट गोना मिन्स वर्ड्स बट इस पे पिटाई हो जाएगी, किसी किसी गलत बंदे के सामने ये चीज़ अगर बोल दी ना, सिस्टम विस्टम और जनता माफ़ नहीं करेगी, तो फिर वो बताएगा कि कौन माफ़ करेगा, फिर माफ़ी मांगेगा ये। सो एंड दैट्स, अल्लाह ना करे कोई सीरियस मामले पे बात चली जाए, बट दैट्स द राउट। बॉयज़ जो है ना इसी तरह समझते हैं और इसी तरह सीखते हैं, वो थोड़ा सा जवानी का जोश भी होता है, तो उसमें ज़रा आपको होता है कि मैं बड़ा भ्रष्टाचार करूँगा और दिस एंड दैट, थोड़ा सा आपके अंदर वो वाले इमोशंस होते हैं, फिर वक्त के साथ साथ आप फिर नॉर्मलाइज होते हैं। सो आई थिंक अब ये भी नहीं कर सकते कि वो एक ज़माना था कि जी टीवी हमारे बच्चे ख़राब कर रहे तो टीवी बंद कर दिया, या सो माय फादर वंस केबल काट दी कि घर में केबल नहीं चलेगी, केबल पे गंदी फिल्में आती हैं, दिस एंड दैट, आपको कैसे पता आती हैं? हाँ, खैर, तो अब तो वो सीन नहीं है, अब तो मोबाइल है, आप क्या करोगे, वाईफाई बंद करोगे, वो 4G, वो अंबानी जी का रिलायंस का 4G लगा लेगा, राइट, डिवाइस छीन लोगे, वो शायद कहीं से डिवाइस प्रोड्यूस कर ले वगैरह वगैरह। सो देयर इज़ ओनली सो मच यू कैन डू, एंड और ये फेजेस आते हैं, लोग फिर बोर हो जाते हैं इवेंचुअली। आई एम प्रीटी श्योर जो 3 साल पहले इस तरह का कंटेंट देखते थे शायद अब नहीं देखते हो इस तरह, या दूसरे जो व्लॉगर्स होते हैं, डेली व्लॉगर, दिस एंड दैट, वो एक फेज़ होता है, और आप एक उसकी एक सर्टन यूटिलिटी होती है, और उसके बाद फिर यू मूव ऑन। तो आई थिंक जस्ट लेट हिम बी, मेरा इसमें यही मशवरा है, देयर इज़ ओनली सो मच यू कैन डू। I had a younger brother when I was growing up. He would, watch after me, and वो भी मुझे 10 चीज़ें समझाता था, मैं नहीं सुनता था उसकी बात, तो फिर वो आपको ज़माना सिखाई देता है। दूसरा ये कि इट्स नॉट अ गुड इन्फ्लुएंस। एल्विश यादव का जितना मुझे पता है, आई डोंट नो कितने उसके फैंस यहाँ पे इस वक्त सुन रहे हैं, बट आई रेड अबाउट के ही वुड यूज स्नेक ऑयल, स्नेक वेनम वाली ड्रग। नाउ दिस इज़ लाइक रियली बैड इन्फ्लुएंस, और वो थोड़ा बदमाशी वाला सीन भी था। आई थिंक पिछले दिनों था, कोई स्ट्रीमर था, उसकी स्ट्रीम ऑन थी, एंड देन एल्विश एंड हिज अदर डूड्स वॉकड इन और उसको फिर मारा। सो दीज आर नॉट गुड इन्फ्लुएंसेस टू हैव, जहाँ पे आपका बंदा जो है वो ड्रग्स यूज़ कर रहा है पार्टीज़ में, दिस एंड दैट, या फिर उस पर हवाला मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उससे फिर बच्चे गलत चीज़ें सीखते हैं। सो आई होप ही ग्रोज आउट ऑफ इट सून, एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल यार हु वी आर आइडलाइजिंग। हमारा मीडिया भी हाइप अप करता है इस तरह के लोगों को, इस तरह के कैरेक्टर्स को, उनके जज्बात भड़काता है, एंड देन लाइक फिर उनकी जो एक आर्मी है। आई थिंक दिस इज़ लाइक ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो हम पहली जनरेशन है जो सारे इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लेट्स सी, आई रियली वांट टू सी इन्फ्लुएंसर्स गेटिंग ओल्डर। आई वांट टू सी कि मैं कैसा होऊंगा व्हेन आई एम 60, लाइक वुड आई स्टिल बी मेकिंग वीडियोस, आई डोंट नो, या वो किस तरह लाइफ होगी, हम क्या सीखेंगे उससे, या इस तरह के जो हैं व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे वुड टर्न इनटू इवेंचुअली। सो या लेट्स सी। सो मैं आपको यही कहूँगा बहन, कंसर्न्स आर वैलिड बट देयर इज़ ओनली सो मच यू कैन डू। शो मतलब एक खामोशी भी इंडोर्समेंट होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, तो इसको एक्नॉलेज ज़रूर करें कि योर बिहेवियर इज़ नॉट गुड एंड इट्स गोना गेट यू इनटू ट्रबल। अगर इफ़ यू कैन हैव हिम सिट एंड मेक हिम वॉच दिस, तो बेटा ध्यान से, दिस इज़ नॉट द पाथ यू नीड टू टेक इन योर लाइफ। और ये जिस तरह की सिस्टम, इस समय मुझे वो याद आया, ये 2 बच्चे हैं, इनका मैं वीडियो अक्सर आ जाती है, क्या पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती है, ये वही वाला सीन है। तो वो क्या पता नहीं क्या चॉकलेट करके क्या बोल रहा होता है, वो गैंगस्टर बनने वाला ये फेज़ आता है। सो he'll grow out of it eventually. So, and much prayers for him, and ख्याल रखें अपना। Alright जी, next question says, lost all respect for my family. Hi Junaid, my name is ABC. I'm a 24-year-old woman currently pursuing my master's degree from Madras School of Economics. Have you guys अब इसमें लोग बोलेंगे जी इंडिया से व्यूज़ चाहिए तो ये चाहिए वो चाहिए। मेरे इंडिया की ईमेल्स बहुत बढ़ गई हैं,
एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग डिफरेंट भी होती हैं, वो प्यार मोहब्बत से ना हट के भी कोई चीज़ें होती हैं. एनीवे, Madras School of Economics, I enjoy listening to your podcast during my evening jogs around campus. In a social media landscape filled with influencers and food vloggers, your content is a refreshing change. Thank you. I have a question that's not serious enough for therapy, but I'd appreciate an adult's perspective. My family lives in Delhi, so being away from home is challenging, especially since I'm very close to them. We have a joint family. It includes my grandparents, parents, younger brother, uncle, aunt, and their 3 children. Recently, my aunt was hospitalized with stomach pains. It turned out to be food poisoning. While she was sick and everyone was speculating about the cause, from gas to infection, my mom mentioned that it might be related to multiple abortions my aunt had years ago. When I asked my mom for more details, she expressed anger towards my uncle and aunt, saying they wanted a boy, especially after I had a son. Oh, wow. After having 2 daughters, my aunt had 2 abortions before finally giving birth to my cousin brother. My mom believes they were planning another abortion if the third child was a girl. Oh shit, man. I could feel the disgust my mom felt while narrating this to me. Learning about this shattered my view of my family. I couldn't believe the people I was raised around. When I asked about my dad and grandmother's involvement, my mom said my dad accompanied my uncle to the clinics for these illegal procedures and that my grandmother said दो बहनों को खेलने के लिए एक भाई तो होना ही चाहिए. यार, this is such a shit thinking. After hearing such regressive views, I've lost respect for my family name. I feel sick to my stomach. It's especially shocking because as the eldest daughter, I've never experienced sibling favoritism. I often find myself overthinking this and wanting to confront my father and ask for an explanation, but I'm afraid of the consequences. And what if my father, in his minced words, might say, boys are better than girls? What should I do? Regards. सो जैसा कि आपने सुना, ये ईमेल आई है. इसमें जो खातून हैं उनको रेवलेशन हुई अपने अंकल के बारे में, कि अपनी आंट के बारे में, कि उनको जब प्रॉब्लम हुआ फूड पॉइजनिंग का तो उनकी मामा ने बोला कि क्या पता ये मल्टीपल अबॉर्शंस की वजह से. एंड देन इट डॉन्ड अपॉन हर कि दे हैड 2 अबॉर्शंस. इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम इन इंडिया एंड सम वॉट इन पाकिस्तान एज वेल, बट नॉट एज मच जितना हमने इंडिया की इसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं. इट्स सैड. आपको याद होगा मैंने एक ईमेल में शेयर किया था एक स्टोरी इन वन ऑफ द एपिसोड्स दैट माय नेबर्स हैड 6 daughters और वो अपनी बीवी को प्रेग्नेंट ही रखता था. एवरीवन वाज लाइक, जैसे मैंने कहा था ना कि वो सिर्फ बहनें साथ खड़ी होती थी तो लगता था वाईफाई का लोगो बना हुआ है, क्योंकि यूं करके ना. और फिर जाके उनका भाई हुआ एंड देन लाइक द भाई वाज बेयरली अ टीनेजर व्हेन फादर पास्ड अवे. द मदर वाज ऑलवेज सिक बिकॉज शी वाज ऑलवेज प्रेग्नेंट. एंड और जो देखिए, मैं आपको जो मर्द हजरात है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है ना, इट टेक्स अवे अलॉट फ्रॉम द मदर. जो फीटस होता है ना, उसकी हड्डियाँ बनती ही माँ की हड्डियों से है. सो माँ की हड्डियों से वो ले रहा होता है और फिर उसकी अपनी बोन. सो एवरी टाइम अ चाइल्ड इज बॉर्न इट टेक्स सो मच आउट ऑफ अ वुमन, राइट. मर्द का क्या है जी, 5 मिनट में हो गया उसका, तो उसका रोल तो 5 मिनट का, 5 भी ज़्यादा ही कह रहा हूँ मैं, राइट. वुमन हैज़ टू बेयर दैट फॉर 9 months. हमारे यहाँ देखो कितने आराम से मार देते हैं, या फिर ये कि बार बार प्रेग्नेंट करते हैं कि अब बेटा चाहिए, अब बेटा चाहिए. थैंकफुली दिस जनरेशन विल स्लोली डाई और इवेंचुअली अपने साथ ये अपनी जहालत भी लेके ही जाएंगे. अब बहुत अवेयरनेस हो गई है एंड आई सी दैट अ लॉट थ्रू सिनेमा एज वेल. मीनिंगफुल मूवीज़ आ रही हैं, मीनिंगफुल वेब सीरीज़ आ रही हैं एंड आई एम श्योर. देखिए इस चीज़ में ना आई रियली लॉर्ड हम पाँच. सो मैं जो है आई वॉज जस्ट क्रिटिकली एनालाइजिंग हम पाँच बिकॉज अगेन सब कॉन्टिनेंट में 1 बेटी 2 बेटी 3 5 बेटियां थी, राइट. एंड दैट सिटकॉम, वो अकेला सिटकॉम कितने सारे जो टाबू से उसको फाइट करा था. फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेकंड मदर, राइट, क्योंकि उसमें वो जो अशोक सरफ साहब जो थे, उनकी जो बीवी थी बीना तो सेकंड वाइफ थी. फर्स्ट वाइफ तो तस्वीर से बात करती थी. तो जो छोटी थी और बाकी 4 वो अलग माँ की थी और छोटी अलग माँ की बीना की बेटी थी, राइट. सो उनमें सिबलिंग राइवलरी नहीं थी, प्यार से रहते थे, राइट. एक ये
दूसरा ये कि वो 5 बेटी हैं और बाप को गर्व था, राइट। अब ये ड्रामा देखिए बनता क्यों है, सोसाइटी को सिखाने के लिए। सोसाइटी में अगर कोई बिगाड़ हो, कोई ख़राब हो, दैट्स वाई दीज मीडियम्स आर देयर। फिल्म हो गया, सिनेमा हो गया, या फिर आपका जो टीवी हो गया, वो इसीलिए तो होता है कि वो इस तरह की जहालत को कॉम्बैट करे, राइट। तो उसमें दिखाया यार 5 बेटियां हैं और वो काम भी करती हैं और वो जो है गाइस, ये कितने थॉटफुल हैं यार। अब कुशन भी लेकर आए कि जस्ट इन केस कि आपको कुर्सी, हाँ इट्स मच बेटर नाउ। सो या, सो 1995 में आता था हम 5, और वो यही चीज़ें कॉम्बैट कर रहा था कि भाई बेटियां का होना बुरा नहीं है, इट कुड बी अ लविंग फैमिली एंड वुमेन वर्क जस्ट इक्वली वेल एंड दे टेक बेटर केयर ऑफ द फैमिली। आई हैव सीन सो मैनी एग्जाम्पल्स कि ना बेटे तो फिर घर के मामले में जो है ना इतना वो नहीं होते, बट बेटियां दे रियली डू लव देयर पेरेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द नहीं करते, ऑफ कोर्स दे डू, बट लाइक मेन आर वायर्ड डिफरेंटली इन दैट केस, क्योंकि उनको दुनिया भी देखनी है, 10 चीज़ें देखनी है। सो या इस तरह की रेवलेशन जब आपको मिलती हैं अपनी ही फैमिली के बारे में, of course it's very appalling to think that, I mean, like, okay, so there are lots of belief system in my own household. I look at my parents and I'm like, फिर मैं इसको ना देखें, आपका नाम तो खैर मैं नहीं ले सकता, जाहिर है। इसमें ना ये है कि वी नीड टू टेक कंफर्ट इन द फैक्ट कि यार ये लोग बहुत पुरानी जनरेशन के हैं। लाइक व्हेन माय फादर वाज ग्रोइंग अप, रेडियो वाज अ हाइप, राइट। वी नाउ हैव ब्यूटीफुल आईफोन्स, ओके। ये अपोलो जो गया था चांद पे, उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर इसमें है, ओके। सो दे आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट टाइम्स। सो ये बहुत अलग जनरेशन के लोग हैं, और इसीलिए हज़रत अली का भी कॉल है, वन ऑफ द कैलिफ्स इन इस्लाम, कि ना अपने औलाद के ऊपर अपनी रीत रिवाज इम्पोज ना करो, बिकॉज दे आर मेड फॉर डिफरेंट टाइम्स, ओके। सो आई लुक एट माई सन, आई एम सॉरी आई कीप ब्रिंगिंग माई ओन फैमिली इन टू दिस, बट मैं आपको एक वो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। मुझे पता है, अभी देखो ना टेस्ला ने रोबोट बना लिए, तो जब तक वो बड़ा होगा तो हमारे घर शायद मेड जो है वो फिर कोई रोबोट ही होगा, ओके। और उनकी तो पढ़ाई भी डिफरेंट होगी, इनके पास तो किताबें ही नहीं, आईपैड लेके जाते हैं, दिस एंड दैट। तो ये लोग बहुत डिफरेंट टाइम्स के। मैं तो स्लेट और वो चौक लेके जाता था, यू नो, इन माई प्राइमरी, नॉट प्री प्राइमरी। तो ये बहुत डिफरेंट टाइम्स के लोग हैं। तो अच्छा है कि अब दुनिया में अवेयरनेस है, और द फैक्ट दैट यू फील डिसगस्टेड इज़ अ साइन इन गुड इनफ कि एटलीस्ट यू डोंट सकम टू दीज थॉट्स. So, as long as you felt disgusted, it's a sign good enough that you are actually breaking that chain, ठीक है। और the only way is forward now. और बाकी लोग भी जो हैं इसमें, अगर आप अपनी फैमिली के बारे में इस तरह आपकी कोई चीज़ आपको कोई पता चलती है कि उन्होंने कोई पुराने कस्टम्स और पुराने रीत रिवाज, देखिए जो रीत रिवाज है ना, इट्स डेड मैन्स बैगेज जो हम कैरी कर रहे होते हैं, कि ये मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई चीज़ पता चले, ठीक है, बुरा लगेगा, दिल में भी बुरा लगेगा, बट देन ऑल्सो लुक एट देम एंड बी लाइक यार ये लोग बहुत डिफरेंट टाइम्स के लोग हैं और हम बहुत डिफरेंट टाइम के लोग हैं। तो कुछ कर नहीं सकते, ज़ाहिर है, हम बदतमीज़ी भी नहीं कर सकते। आप एक साइलेंट प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, एंड थैंक द लॉर्ड कि यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। एंड आई होप बहुत सारे लोग इन चीज़ों को प्रोटेस्ट करना सीखें, शुरू करें, भले अपने घर से ही। डोंट हेट देम, हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। हाँ, डिस्गस्ट हो जाती है एंड इट्स ओनली नेचुरल, लेकिन ये कि अगेन ये बहुत डिफरेंट टाइम्स के लोग हैं, और वो अब वो ज़माने गए, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये प्रॉब्लम्स कम से कम होते रहेंगे। और मुझे तो लगता है इंडिया में भी जो 1 बिलियन है या पाकिस्तान में 250 मिलियन है, उसकी वजह यही है ना कि मतलब 3-3 बेटियां हो गई या 4-4 बेटियां हो गई, तो वो करे जा रहे हैं कि बस किसी तरह बेटा है। और जहाँ पॉवर्टी होती है, जैसे पाकिस्तान में, वो डिपेंडेंट्स उनको चाहिए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फिर उनकी डिपेंडेंसी जो है ना वो संभाल सकें बड़े होके। इट हैपन्स ऑल द टाइम, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे रूरल एरियाज़ में, बड़ा मसला है इसका। बट या मैन, आई होप sanity prevails. Thank you. All right जी, next one is again from Rajasthan. पड़ोस वाली आंटी के लफड़े. Good day to you, Junaid. Hope you're doing well. My name is ABC and I'm from Jaipur, Rajasthan. I'm fed up with my पड़ोसी. अच्छा, start me fed up. I live with my parents and we have a 3-story house with just us.
We had one car. My dad parks his on our ramp area of the house. While I had a bullet bike, I'd park opposite side of my house since there is a wall adjacent, which is a community club. Our colony is jam packed with cars as we have houses facing each other. Ours is the only with a blank wall of community club in front. I recently purchased a car. Since the temperature from the last 2 years, it was becoming a routine where I would show up in sweat drenched shirt to my office. That's a huge problem. Now, the spot where I parked my bike has a lamppost, street light, and a car can't be parked, so I simply parked opposite to our neighbor's house. The spot isn't owned by anyone, and my neighbors are just husband and wife in their 50s with a daughter who is settled abroad. The Paros auntie told my mom that please do not park in the spot, to which when my mom interjected that it's not yours and what would you do with the spot, she said she wants to place her flower pots there. The next day she ordered 3 flower pots. I, however, still managed to park it without touching her spots. It was barely in her area anymore and I woke up to a punctured tire. I can't believe a 55-year-old lady who would leave her house in the middle of the night and puncture a tire of a car parked on the opposite side of her home. I have no proof that she did it as we do not have a CCTV involved. I do not want to act on my anger either and break her pots. What should I do? The choice of showing Gandigiri and smiling at her atrocious act is straight out of the question. Gandigiri या Giri? I don't know what you wrote. सो ये भाई हैं, ये अपने पड़ोस से परेशान है और यही प्रॉब्लम मेरे पास भी थी पिछले 2.5 साल से. सो हमारा जो लास्ट ऑफिस था, बाय द वे आई हैव शट डाउन माय ऑफिस इन कराची. आई डोंट नो इफ यू गाइस नोटिस, बट मेरी जो पिछली 2-3 एपिसोड्स आई हैं दे वर फ्रॉम अनदर रेंटेड स्टूडियो. सो एवरीवेयर देखें, ये जो है ना हमारे बूढ़े लोग, इनका मैं हमेशा यही बोलता हूँ बिकॉज इनकी एक तो इन्होंने पूरी ज़िंदगी जी होती है दूसरे के टर्म्स पे. अगर ये खातून है तो ये सास ने इनको सारी ज़िंदगी जुल्म सताया होगा, तंग किया होगा, राइट. अपनी कोई हॉबीज़ नहीं होती, कोई एस्पिरेशन नहीं होती लाइफ में, बस ज़िंदगी गुजर रही है ज़िंदगी, तो इसलिए ये लोग चिड़चिड़े होते हैं, ज़िंदगी में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं करते. अच्छा, सो ऑल ऑफ द ऑफिसेज दैट आई हैव रेंटेड, मैं आपको एक एक करके लिस्ट डाउन बता दूँ. द फर्स्ट वन आई हैड, उसमें जो है जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके तो मसले अलग हैं, वो तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा. बट जो आसपास के लोग थे वो उनका यही मसला था कि जैसे कि जो मेरा पहला स्टूडियो था उसमें एक कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल स्टूडियो, एक तो होता ना कि जी एडिटिंग स्वीट, वो अलग है, स्टूडियो जहाँ पे गेस्ट ने आना है, पॉडकास्ट करनी है, ऊपर से बाथरूम लीक होने लगा एंड इट वुड स्मेल रियली बैड टू द पॉइंट कि मैंने गेस्ट बुलाना छोड़ दिया. अब मुझे तो हर हफ्ते पॉडकास्ट करनी है, गेस्ट तो नहीं रोक सकता मैं. तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि भैया, अव्वल तो भाई देखो बाथरूम जिसका लीक हो रहा है वो रिपेयर कराए, मगर पाकिस्तान में ये रूल तो खैर नहीं है, एक अनसेड है कि अगर आपके यहाँ छत टपक रही है ना तो अब ये उसका फ्लोर आप बनवाएं, क्योंकि आपकी छत है, आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि वो तो अपना हग रहा है, मूत रहा है, वो तो हल्ली वल्ली, उसको टेंशन नहीं, आपके यहाँ स्मेल आ रही तो आप बनवाएं. तो अगर उसका भी पाइप ख़राब है तो मैंने ही बनवाना. ओके, तो ऊपर जो है ना 3-4 अपार्टमेंट्स थे, तो वो बाइफरकेटेड अपार्टमेंट्स होते हैं. तो अब हमने ज़ाहिर है इसको रिपेयर तो कराना था, तो हमने वो मंगाया प्लम्बर और कि भाई इसको चेक करो. तो वी हैड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि कहाँ से आ रहा है ये लीकेज, हो कहाँ से रही है. तो 4 घर थे, दरवाज़े ही ना खोलें, नहीं हमने नहीं करा, नहीं हमारा. अरे भाई हम परेशान हो रहे हैं तो प्लीज़ करने दें. तो ऊपर एक आंटी थी, वो थोड़ा सा ये वो फेमिनिस्ट टाइप की, तो उन्होंने इसको केस उल्टा ही रंग देने की कोशिश की कि आप लोग जो है ना मुझे तंग कर रहे हैं बिकॉज आई एम अ फीमेल. एंड आई एम लाइक, प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग, हर जगह ये वाली पॉटी नहीं करनी होती कि हर जगह की फेमिनिटी को इशू हो रहा है. अरे भाई गटर लीक हो रहा है, ये चेक करना है कहाँ से हो रहा है, राइट. इतनी सी बात थी. तो वो भाई किसी ने कोऑपरेट ही नहीं किया और सब ने पहले ही बोल दिया कि अगर हमारे यहाँ से हो रहा होगा तो आपने ही रिपेयर कराना होगा. अब मैंने कहा यार मैं क्यों कराऊँ. फिर मैंने सोचा यार rather than I move so much shit to another place, उस पर लाखों रुपए लगेगा, तो अगर ये 50-60 हज़ार 70 हज़ार का काम है, चलो मैं ही करा लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरा वो लाखों रुपए तो बचेगा. आई एग्रीड कि चलो मैं ही बनवा दूंगा. बट उन लोगों ने इंस्पेक्ट ही नहीं करने दिया, टू द पॉइंट दैट आई हैड टू लीव द प्लेस एंड आई लेफ्ट.
फिर मैंने दूसरा स्टूडियो बनाया। दूसरा स्टूडियो में क्या था जी, वो जो लैंडलॉर्ड थे वो सारा दिन ऊपर खड़े रह के देखते रहते थे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, और बार बार फूड पांडा का राइडर आ रहा है, दिस एंड दैट, ये वो, या फिर बाहर लोग कि जी गाड़ी यहाँ ना खड़ी करें, यहाँ पता नहीं 10,000 मसले। एक तो मुझे समझ नहीं आता, लोग जब घर खरीदते हैं, या अगर आप PCHS के इलाके में जाएं, तो आपने अगर एक बंगला लिया है ऑफिस, तो वो आपने बंगला लिया ना, आपने सड़क तो नहीं ली, वो अपनी कोन लगा देते हैं और गार्ड वहाँ बदमाशी करते हैं कि नहीं ऑफिस की पार्क, किसने बोला ऑफिस की पार्किंग, पार्किंग अंदर है भाई, ये ऑफिस तो अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए, इट्स अ रेजिडेंशियल प्लेस। खैर, तो वहाँ पे भी यही मसला था, पड़ोसी भी तंग करते थे गाड़ी लगाने पे, और जो है अंकल भी तंग करते थे। फिर जो हम ये तीसरी जगह आए, तो हमने कुकिंग चैनल के लिए ज़ाहिर है हमने वो बनाना था किचन स्पेस। सो हमारी ना एक स्काई लाइट थी, और वहाँ से लीकेज का ख़तरा था क्योंकि स्काई लाइट के नीचे किचन था, और बारिश अगर हो तो वो किचन बर्बाद हो जाएगा। तो हमने शीट लगानी थी, अब हमने शीट अपनी छत पे लगानी है। तो पड़ोस वाली आंटी who was 70 plus and never married, so you get the idea, उनको हमारे आने से ही प्रॉब्लम कि आप लोग यहाँ क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए। अरे भाई हम अपनी जगह रेंट कर रहे हैं, क्या है। अब हम वो छत पे वो शीट लगा रहे हैं, वो गालियाँ दें, मज़दूरों को गालियाँ दें, पत्थर फेंकें कि भाई मेरा आसमान रोक रहा है। अरे भाई अपना आसमान अपने घर से निकालो ना यार, हमें आसमान नहीं चाहिए ना, हम अपनी साइड पे शीट लगा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पानी ना आए। इतनी गालियाँ, इतनी गालियाँ, अब 70 साल की औरत को कौन जवाब दे सकता है। अच्छा, देन उनके घर में कोई गाड़ी नहीं थी, राइट, और बाहर जो गली थी वो सबकी शेयर्ड स्पेस थी। तो उन्होंने जानबूझ के बड़े बड़े पॉट्स रखे कि यहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब उन पॉट्स का कोई बनता नहीं है, क्योंकि वो इट्स अ कार पार्क। कार पार्क में 4 पौधे का क्या काम है, राइट, अपने घर के बाहर रखें। लेकिन नहीं, किसी और की गाड़ी क्यों खड़ी हो यहाँ पे, आई मीन किसी और की क्या यार, हम भी इस गली में हैं। तो मतलब लाइक पीपल एक्चुअली गो आउट ऑफ देयर वे लोगों को तंग करने के लिए। एंड अगेन ये आता है, ये सारी बकवास आपके अंदर आती है जब आपके पास फरागत हो, कुछ करने को नहीं हो तो चलो उसको तंगी कर लेते हैं, और अपनी इम्पोर्टेंस जताने का लोगों को बड़ा शौक होता है कि भाई मैं ऑर्डर चला रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ और मैं वो कर रही हूँ। तो भैया ये जो आपके मसले हैं ये हमारी लास्ट वाली, मेरा तो दिल किया था आखिरी दिन जब मेरा था ना, तो मैं गाड़ी पूरी रिवर्स करके चारों पॉट्स तोड़ दूँ। बहुत तंग किया यार उन्होंने, फजूल का। तो एक तरफ ये पड़ोसी तंग करे, दूसरी तरफ दूसरे पड़ोसियों का था वो। खैर अब छोड़ें, अब क्या बंदा बात करे। सो या, तो पहले तो आप ये करें भाई, CCTV लगाएं, CCTV लगाएं, और ऐसा लगाएं कि उनको पता ना चले कि यहाँ होता ना कि CCTV वाले आते हैं तो बाहर वैन खड़ी होती है तो पता चल जाता है, अच्छा नहीं अब कैमरा लगा रहे हैं। उनको बोले यार बैग में छुपा के और अनमार्क्ड गाड़ी में आओ ताकि पता ही ना चले कि कैमरे लगाने वाले हैं, और वो ऐसी जगह लगाएं जो कि नज़र भी ना आए कि कैमरा लगा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है आप जो भी आपकी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जो भी, उनको आप कंप्लेन करें। वही वाली बात है यार, एक चीज़ आपकी है ही नहीं, ठीक है, आप यूज़ भी नहीं कर रहे, तो अगर कोई कर रहा है तो नहीं कि नहीं, कीड़ा। ये बुढ़े लोगों का यही मसला है यार। सो जो लोग यंगस्टर सुन रहे हैं प्लीज़, आपने ये नहीं बनना बड़े होके, बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, डोंट बी एन एसहोल लाइक दैट। तो यार ये बड़ा मसला है। आंटी को आपने बस फिर अब कैच करना है, एंड अगर कैमरा से नहीं आता और फिर ये इस तरह का वाक़या होता है, then you need to shit at her door and blame it on the dog. Valli valli. Alright, the next email says, urgently seeking advice on caring for my grandmother with dementia. Dear Jayant Bhai, hope you're well. I'm ABC from Mardan, KPK. I've been following your content for a long time and I greatly appreciate the thoughtful and sincere advice you provide to so many people. I honestly don't think that. मुझे लगता है कि मैं बस ऐसी बकवास करता हूँ. I was just telling Rahul as well कि यार I just fucking blabber. ये emails मैं पहली बार ही देख रहा होता हूँ and they are just selected randomly. और इट्स नॉट लाइक कि मैंने पहले पढ़ी और फिर मैंने प्रिपेयर किया या किसी से मशवरा किया, पॉइंटर्स बनाए वगैरह वगैरह। दीज आर जस्ट रैंडम। तो क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि लाइक यू नो किस तरह की एक होता है ना वेल क्यूरेटेड थॉट ना हो। इन सम केसेस होनी भी चाहिए वेल क्यूरेटेड थॉट, ऐसे नहीं कि बस जो जहन में आया बोल दिया, बट लाइक दिस वुड बी माई फर्स्ट रिएक्शन टू इट। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ एंड आई थिंक थिंग्स ओवर लेटर ऑन कि मैं शायद ये ऐड कर देता या वो ऐड कर देता, विच आई डू ऐड इन
upcoming episodes. Anyway, my grandmother, who's my father's mother, has been suffering from dementia for the past 3 years. Her memory is completely gone and she no longer recognizes most of us. But what makes her case more challenging than what we typically see with dementia patients is that she's constantly on the run, literally. She doesn't sit still for a moment, and despite her age of 104, wow, she has the strength and energy of someone much younger. No matter what precautions we take, she manages to get out of the house. Even if I lock the gate, she somehow finds a way to open it, or shockingly drags a charpai to the gate, climbs over it, and jumps to the other side. अरे भाई Olympics में ना भेज दें. It's hard to believe, but I've seen her do it with my own eyes. She insists on returning to her childhood home, though we don't even know if it still exists. She also talks to people who aren't there, uses foul language, and accuses family members of things that never happened. Like accusing my mother of stealing 45 rupees from her. Aye. She can't differentiate between the living room and the bathroom, and she roams around the house at night talking to imaginary people. It's exhausting trying to keep up with her. Although she has 7 sons and a daughter, none of her children are willing to take her in because of her difficult behavior. I've tried taking her to their homes as per her request, but they mock me at the door and refuse to let her in. Imagine यार अपनी माँ को आप घर में नहीं घुसने दो. This leaves me with sole responsibility of caring for her, which I don't mind doing out of humanity. But it's taking a toll on me mentally and emotionally. I'm a businessman and I need to be at the office most of the time. However, it's impossible to focus on my work because I'm constantly getting calls that she's roaming outside in the market and I have to rush back home to bring her inside. My younger brothers are in school during their weekdays and the women in my family can't leave the house. ये भी तो एक मसला है ना. So it always falls on me. I'm willing to manage her, but it's becoming extremely difficult to handle both my responsibilities at home and at work. I can't leave the house without worrying, and my business is suffering because of it. I also feel like I'm losing control over my own life as I'm tied down by this situation and unable to focus on anything else. I know this is a complicated problem, but I would really appreciate any advice you can offer on how to manage her condition, balance my responsibilities, and maintain my mental health through all of this. I would be so grateful if you could offer any advice on how to manage this situation. It's becoming increasingly overwhelming and I'm not sure how much longer I can handle it. Thank you for taking time to read my message and I look forward to hearing your thoughts. So एक भाई हैं मर्दान से और इनकी दादी जो हैं 104 साल की हैं एंड बिहेविंग लाइक अ 4-year-old और ज़ाहिर है डिमेंशिया का पेशेंट जो होता है उसको फिर हर बंदा बुरा लगता है. देयर इज़ यूज़ ऑफ अ लॉट ऑफ फाउल लैंग्वेज एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट अमंग ओल्डर पीपल. आई डोंट नो कौन सा गुस्सा होता है. बहुत सारे मीम्स भी हम देखते हैं ना, चला जाए यहाँ से, इस तरह के वो जो बाबे होते हैं जो बहुत गालियाँ भी देते हैं. आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. ये गालियाँ कहाँ से आती है? प्लीज़ कोई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए कि हमारे मुल्क के जो बूढ़े लोग होते हैं वो इतनी गालियाँ क्यों देते हैं. वो कौन सा एंगर होता है, वो कौन सी फ्रस्ट्रेशन होती है जो वहाँ निकाल रहे होते हैं. कमिंग टू योर सिचुएशन, माई मॉम्स नानी, like we were 5 generations alive at one point, up until like 10-15 years ago. So मेरी नानी की डेथ हो चुकी थी बट उनकी वालदा फिर भी ज़िंदा थी. एंड माई अम्मीज़ नानी, शी लिव्ड अप टू बी लाइक लेट 90s herself. और वो बहुत नमाजी, परहेजगार और हर वक्त दुआएं करना और हर वक्त जाए नमाज पे बैठे रहना. और वो उनकी दुआ बड़ी ज़बरदस्त, वो बहुत अच्छी दुआ देती थी. सो मैं एक बार उनके पास बैठा, वो बड़े अच्छे से मिलती थी. थैंक यू यार, आपने मुझे वो ईमेल की, मुझे वो याद आ गई. एनीवे, तो उनका भी ना यही था और वो घर से निकल जाती थी और इस तरह फलांग के नहीं, शी वुड क्लेम कि मुझे कोई लोग लेने आए थे. अच्छा, बिकॉज वो बहुत नमाजी परहेजगार थी तो वो उनके किस्से वाक़ई भी ना इसी तरह के होते थे कि वो 2 आदमी आए सफ़ेद शलवार कमीज़ में और मुझे मिलाद पे लेके चले गए. फॉर दोज हू डोंट अंडरस्टैंड, अब मिलाद खैर पता ही होगा इंडिया में भी लोगों को. तो उन्होंने ये क्लेम किया कि भाई हम एक बार हम उठे घर पे, वो घर पे नहीं थी. उनकी चप्पलें थीं बट वो नहीं थी. ढूंढते ढूंढते ढूंढते, और ये मैं बात कर रहा हूँ शाह फैसल कॉलोनी की,
और उनके जो बेटे थे, जो मेरी अम्मी के सगे मामू थे, वो पेश इमाम थे, वो मस्जिद में इमामत करते थे। तो मतलब लाइक काफ़ी नेक फैमिली। तो वो हमें मिली कोई 9th गली से। तो वहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह चलता है, इस तरह मोहल्ला डिवाइड है। तो तीसरे मोहल्ले से मिली, नंगे पैर, मगर उनके पैर साफ थे। सो शी डिसअपेयर्ड राइट अराउंड फजर के टाइम। और अगर एक इंसान जो नंगे पैर गया है, और कराची जैसे शहर में, और वहाँ मार्केट प्लेस है, इतना गंद होता है, उनके पैर बिल्कुल साफ थे। सो वो एक ये था कि भाई शायद वो फरिश्ते उनको लेके गए और वो हवा में फ्लोट करती हुई गई। आई डोंट नो मैन, ये बातें जो ना प्री सेल फोन है। तो जब से सेल फोन आया ना, जब से कैमरा आया, तो मौजे होना बंद हो गए। एनीवे, सो वो उन्होंने कहा कि मुझे लेना है, हलूसिनेशन कह लें इसको या क्या कह लें। इसी तरह सदर में जहाँ मेरे मामू रहते हैं, वहाँ पे हमारी उस्तानी जी हम उनको कहते थे, शी वॉज ऑल्सो लेट 90s, और वो बच्चों को सिपारा पढ़ाती थी। तो वो खुद बोलती थी कि ज़रा इधर हो जाओ, उधर से वो गुजर रहे फरिश्ते। मगरिब का टाइम अगर हुआ है ना, तो वो कहते हैं ना कि मगरिब का टाइम अगर हो, तो सनसेट का टाइम, तो जो, अब तो खैर वो घर उस तरह डिज़ाइन होते नहीं, जो गुजरगाह होती है ना, तो पुराने ज़माने में जो अपार्टमेंट्स बनते भी थे या घर होते थे, वो दोनों साइड खुलते थे, इस गली में भी इस गली में भी, तो वो गुजरगाह कहते हैं उसको। तो वो बोलती थी यहाँ ना बैठो, यहाँ से हटो, लोगों ने गुजरना होता है। सो या वो उस तरह की बातें करती थी। सो डिमेंशिया में बेसिकली होता ही है कि आपको रिसेंट चीज़ें याद नहीं होती, फिर आपको बचपन की चीज़ें याद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन माई अम्मीज़ नानी, व्हेन शी वॉज पासिंग अवे ऑलमोस्ट, तो शी क्लेम्ड कि उनको अपने पेरेंट्स नज़र आए, वो लेने आए मुझे। और उनको गुजरे हुए तो 60-70 साल हो गए थे उनको गुजरे हुए, बट शी वाज लाइक हाँ देयर हेयर। तो वो इंसान को ना फिर अपना वो बचपन वाला टाइम याद आता है, पुरानी चीज़ें याद आती हैं, वो पुरानी चीज़ों में ही प्लेजर ढूंढ रहा होता है। आई नो अ लॉट ऑफ फैमिलीज इन माई ओन फैमिली एंड एक्वेंटेंसेस, जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक मोहल्ले में गुजारी, एंड देन दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। माई ओन फादर, ही लव्स विजिटिंग हिज ओन मोहल्ला एवरी मंडे। तो ये होता है, तो लोग ना पुरानी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अब इसमें देखें, हम ये कर सकते हैं, सॉरी मैंने बड़ी लंबी बात कर दी, यू नीड टू हैव अ फुल टाइम केयरर, एक फुल टाइम नर्स ले रहे हैं। देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैसे से ना आप सब कुछ कर सकते हैं। सो एक फुल टाइम नर्स हायर करें, एंड इसमें कोई ऐसी कबाहत वाली बात नहीं कि हो आजकल की औलाद के पास इतना टाइम नहीं है। अरे भाई, जिसका काम है वो ज़्यादा बेहतर संभाल सकता है ना। ये कि जी माँ बाप जो हैं बचपन में पॉटी धुलाते हैं बच्चों की, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, व्हेन दे हैव यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या स्टूल इनकॉन्टिनेंस, तो माँ बाप के नहीं, वो डायपर नहीं चाहिए। अब माँ बाप के आप जेनिटल्स तो नहीं देख सकते ना, अब जाहिर है वो एक वो भी होता है, एक पर्दा भी होता है, 10 चीज़ें होती हैं। तो जिसका जो काम है उसको नर्सिंग मिल जाती है, आपको प्राइवेट नर्सिंग मिल जाती है। अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो आप एक रख लें कोई खातून जो कि उनको संभाले, क्योंकि वो उनका पेशा होता है, वो इस चीज़ को समझते हैं, वो ऐसे केसेस को बेहतर डील करते हैं। अब ज़ाहिर है ओल्ड ओल्ड केयर होम का हमारे यहाँ एग्जिस्ट तो करते हैं, बट वो कल्चर नहीं है। अगेन उसको भी लोग इसको इस तरह देखते हैं कि माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ा है वगैरह वगैरह। कोशिश करनी चाहिए कि इंसान खुद केयर कर ले, लेकिन जब मामला इस तरह आ जाए ना कि वो इट्स डेंजरस फॉर हर एंड पीपल अराउंड हर एज वेल, राइट। आपका बिजनेस इतना ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, और अब आप काम छोड़ के घर पे भी नहीं बैठ सकते। अब आपने खुद कहा कि घर की ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती, तो अब ये भी एक मसला है। सो बेहतर है एक फुल टाइम केयरर आप हायर कर लें, जो इन चीज़ों को समझते हों, इन चीज़ों को, इस तरह के पेशेंट्स को डील करना जानते भी हों। अदरवाइज इट वुड गेट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। अब जैसे आपने बताया उनके इतने सारे बच्चे हैं, एंड नो बडी इज़ विलिंग टू टेक हर, तो ये बड़ा मसला है। बाकी ये कि जिस तरह हम बच्चों के जब बच्चे होते हैं तो बेबी प्रूफिंग करते हैं ना घर की, शार्प एजेस ना हो वहाँ पे हम रबड़ लगा लें या कुछ और फोमी चीज़ लगा लें। इसी तरह आपको दादी प्रूफिंग करनी होगी घर की, कि मतलब चारपाई अगर दीवार तक जा रही है तो दीवार ऊंची हो जाए, या फिर वहाँ कुछ लग जाए, ऐसा ना हो कांच वाँच लग जाए, उनके हाथ ही कट जाए, तो ये भी ना हो, कोई डेंजरस चीज़ भी ना हो। बट या इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन यार, इसमें कुछ कर नहीं सकते। बेस्ट यही है कि आप फुल टाइम केयरर जो है उनके साथ हो। अब दिस इज़ व्हाट आई हैव डन एज वेल अराउंड कोविड टाइम। और उसके अलावा भी माई फादर हैड अ फ्रैक्चर, माई मदर हैड अ फ्रैक्चर। तो उस दौरान अब ज़ाहिर हम
सारा दिन घर पे नहीं रह सकते, बैंडेज करनी है, दवाई का ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है, वॉशरूम लेके जाना है, तो अगर आप कर सकते हो तो मैंने फुल टाइम केयरर हायर कर लिया था। वो सुबह 9 बजे आते थे और डिनर करा के दवाई खिला के चले जाते थे। तो सही है, ठीक है, कॉस्टली होता है थोड़ा सा, मगर बंदा फिर कमाता किस लिए? इसलिए कमाता ना कि आप यू गिव योर पेरेंट्स द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वरना फिर यही है कि फिर या तो भाई नौकरी छोड़ के घर बैठे या मैं फिर स्टूडियो बंद करके घर पे बैठूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, काम भी चलाना है। अब फ्रैक्चर चलता है 6-6 हफ्ते, ये भी आपको पता है, तो कोशिश करें। बाकी ये कि माई वेरी गुड फ्रेंड फाद भाई हैज़ अ सर्विस कॉल्ड कॉन्सियर्ज। तो कॉन्सियर्ज का जो आइडिया वो यही है, इट्स सेट, उसका जो है वो इट्स बेसिकली सेट अराउंड पीपल जो ओवरसीज़ रहते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक दो ही बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, पीछे वालदेन अकेले हैं इस्लामाबाद में, कराची में या किसी भी शहर में, और एक तो होता है कि जी बीमारी में कोई केयरर हो, लेकिन आपको रोज़ाना के काम के एरेंड एरेंड बॉय भी चाहिए होता है ना, जो रिलायबल भी हो, कि बिल भर दिया या दवाई लेकर आ गए या ये कर लिया वो कर लिया। तो वो ही प्रोवाइड्स अ सर्विस कॉल्ड कॉन्सियर्ज, एंड अभी वो आई थिंक उसके फर्स्ट राउंड पे हैं। इट कुड बी $1 बिलियन आइडिया, बिकॉज सारा ओवरसीज सर्च जो है, जो NRIs हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बांग्लादेश हैं, श्रीलंका हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ का एक बहुत बड़ा इशू ये भी है ना कि बच्चे पहले छोड़ नहीं पा रहे होते पेरेंट्स को, जो छोड़ जाते हैं तो फिर पीछे पेरेंट्स अकेले जाते हैं। और फिर जाहिर है जिस तरह का हमारा कल्चर है, अपब्रिंगिंग है, तो वो सेल्फ रिलायंस इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ही इज़ टैकलिंग दैट प्रॉब्लम। तो आई डोंट नो वो मर्दान में करते कि नहीं करते। आई विल ट्राई टू फाइंड अ लिंक एंड पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। अगर ना हो तो गूगल कर लीजिएगा। एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन। अगर आपके पेरेंट्स सिमिलर चीज़ से गुजरे, आपकी फैमिली में कोई सिमिलर चीज़ से गुजरा, आई एम नॉट लाइक, मैं कोई प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं कर रहा, इज़ माई लाइक माई ब्रदर, एंड इट्स अ गुड सर्विस। तो मैंने भी जो अब मंगाए थे केयरर, उन्हीं के उससे मंगाए थे। एंड ही ऑल्सो रन अ मुहाफिज ऐप, जो कि पाकिस्तान की आप 911 कह लो। एंड आई हैव डन अ कपल ऑफ पॉडकास्ट विद हिम, लेकिन बहुत पहले। तो अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन वॉच, फ़ाद महमूद खान नाम है उनका। सो उसमें ही विल एक्सप्लेन हाउ मुहाफिज वर्क्स। इट्स लाइक ब्लड डोनेशन चाहिए हो किसी को, तो वो उसमें वॉल्टियर्स होते हैं, दे एक्चुअली शो अप, एंड यू नो इमरजेंसी लाइंस का बड़ा इशू है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, सो अमेरिका में 911 है ना, या इंग्लैंड में आई थिंक 999 है, UAE में 999 है। आपको पता है पाकिस्तान में इमरजेंसी हेल्पलाइंस कितनी है? 750। एवरी 12 किलोमीटर्स एक अलग इमरजेंसी लाइन चल रही है। अरे कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है। अगर अगर मैं मर्दान घूमने गया हूँ, मुझे पता ही नहीं वहाँ हेल्पलाइन क्या है, अगर कुछ हो जाए, यूनिफॉर्मिटी नहीं है यार। इट्स सो सैड। खैर, आई होप आपकी प्रॉब्लम आसान हो, बट प्लीज़ लुक इन टू द केयरर ऑप्शन। यही एक वाहिद रास्ता है, वरना लोग काम छोड़ के घर नहीं बैठ सकते, और ना ही लोग दुआ कर सकते कि भाई अब जल्दी से आगे जाएं ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो। हम ये भी नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। तो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ट्राई टू फाइंड दैट, एंड आई होप सिचुएशन बेहतर हो जाए। ख्याल रखिएगा। और जी, नेक्स्ट ईमेल का टाइटल है वी आर बीइंग रॉब्ड बाय आवर इस्लामिक ब्रदर। अगर तो ये मुल्क की बात है तो मैं बगैर पढ़े ही बता रहा हूँ, देयर इज़ नो सच थिंग इज़ ये ब्रदरहुड ना, ये पाकिस्तानियों के जहन में ही है। दुनिया इस तरह नहीं सोचती, दुनिया बहुत आगे चली गई। Assalamualaikum Junaid bhai, I hope this message finds you well. I would appreciate if you could take a moment to consider my thoughts on our foreign policy. Our foreign policy with India has historically been based on the hostile treatment of its 250 million Muslim population and the situation in Kashmir. We fought in the deserts of Kutch, our soldiers traversed the peaks of Kargil, and we infiltrated Kashmir. But what did we achieve in return? In 1965, Kashmiris exposed Pakistani positions. Indian Muslims demonstrated their nationalism on social media. 1965 में कौन सा सोशल मीडिया था? And many contributed to India's scientific advancements, including developing rockets for their country. These are just the direct consequences. The indirect consequences are far greater. Every problem in our country can be traced back to our so-called holy war to liberate them. We have faced diplomatic isolation, economic downturns, and the development of nuclear weapons, which resulted in sanctions against us. अच्छा, ये जो न्यूक्लियर वेपन वाली बात है ना, तो इस पे ज़रा ढूंढिएगा। एक नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट की बीवी का मर्डर हुआ था इस्लामाबाद में,
ये मैंने कल टिकटॉक देखी थी, खैर आई शुड रीड मोर ऑन दिस बट आई एम जस्ट रेफरेंसिंग अ टिकटॉक फॉर नाउ. It was a ढंग का अकाउंट एंड दैट लेडी वॉज नॉट लिविंग टू फार फ्रॉम अब्दुल कदीर खान हाउस. तो इस पर ज़रा पढ़िएगा. एनीवे, तो जो न्यूक्लियर सैंक्शंस भी जो थी ना, वो इल्ज़ाम था कि वी हैव बिन सेलिंग allegedly to North Korea, Iran, Libya, and there was one more country, right? Acha. Meanwhile, our common folk in Pakistan have struggled without clean water, electricity, or gas, while Indian Muslims lived relatively carefree lives in the history of India. I feel the Muslim world takes advantage of our sympathy for them. Put an Indian and Pakistani in front of a Turk, and most of the time they will choose the Indian. Why? Because they are perceived as better workers, among other reasons. Now put a Turk and a Greek in front of a Pakistani or an Azeri or an Armenian. The answer 100% of the time would be Muslim one. We bring religion into our geopolitics as we should. No, we shouldn't. But our Muslim brothers do not. Pakistan is the only country still clinging to the long lost dream of pan Islamism to the extent that we don't even recognize Armenia, yet Azerbaijan does. The only way forward is to confront this exploitation by Arabs, Turks, and other Muslim states. We need to remove religion from our foreign policy and focus on becoming a better moderate Islamic state. In an attempt to save, sorry, I got your tone puri different. अब मैं आपका point समझ गया हूँ. My apologies. In an attempt to save the 250 million Muslim of India, over whom we have no administrative control, we have sacrificed the 250 million Muslim in our own country, and our lives are not as important to the rest of the Muslim world. This brotherhood seems designed to exploit us. Inshallah, we will realize this and become a successful state. It's time to put Pakistan first. What are your thoughts? देखिए, मैं जब MBA करने की कोशिश की थी ना, तो हमारे जो टीचर होते थे सऊद बिन मसूद साहब, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स क्या थे. तो मैंने बोला इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस. ही स्टॉप मी देयर. ही सेड इंटरनेशनल रिलेशंस की कोर क्या होती है. अब चूंकि मैं रट्टा मार के पढ़ा था तो मुझे उनका क्वेश्चन समझ नहीं आया. तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस की कोर होती है कि सेल्फ इंटरेस्ट, ना ज़्यादा दोस्ती ना ज़्यादा दुश्मनी, सेल्फ इंटरेस्ट. तो पाकिस्तान ने ना कभी भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखा. पाकिस्तान ने हमेशा ये ख्वाब देखा और दिखाया लोगों को ग्लोबल पैन इस्लामिज़म का कि जी काशगर से लेके हिमालय से लेके ट्रिपोली तक और पता नहीं कहाँ कहाँ तक जो है ना एक नेटो टाइप की वो होगी. दुनिया अब उस तरह नहीं चलती. नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट पिछले 100 साल से चल रहा है. एंड देन अगेन these countries don't. अबे यार, अभी मुझे जिस तरह जलील करके वो एयरपोर्ट पे बोला है पाकिस्तानी देखे मुंह बनाया है, ये हमारे ही जहनों में ये पैन इस्लामिज़म, ये दुनिया इस तरह नहीं सोचती. वही वाली आपने जैसे बात की ना कि अगर टर्क और ग्रीक होगा तो हम टर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे बिकॉज ऑफ मुस्लिम. देखें, दुनिया इस तरह नहीं चलती. हम अगर ये देखते हैं कि दुनिया भर में अगर बिल गेट्स, सत्या नडेला, बिल गेट्स तो खैर खुद नहीं चूज़ करता, माइक्रोसॉफ्ट का बोर्ड चूज़ करता है. सत्या नडेला तो वो ये नहीं देखते कि अच्छा वो ये इंडियन है और ये पाकिस्तान का दुश्मन है तो हम इसको CEO लगाएंगे. वो ये देखते हैं कि भाई ये बंदा जॉब करने के काबिल है कि नहीं है. हमारे यहाँ उल्टा होता है. हम देखते हैं अच्छा मुसलमान है तो बस रख लो. ऐसे नहीं होता. आप उसकी देखते हो कि भाई उसकी प्रोफिशेंसी क्या है जिस काम के लिए आप एक बंदा रख रहे हो. अब वही वाली बात है आर्मीनिया वाली कि आज़रबाईजान की वजह से हम आर्मीनिया को रिकग्नाइज़ नहीं करते. इट्स नॉट जस्ट इसराइल जिस पे पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं अप्लाई होता, आर्मीनिया पे भी नहीं होता. और क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई वो आज़रबाईजान के उनकी लड़ाई है. आज़रबाईजान उनसे ट्रेड करता है, लड़ाई उनकी है हिस्टोरिकली, वो खुद ट्रेड करते हैं, हम नहीं करते. डेढ़ होशियार. तो ये डेढ़ होशियारी ने जो है ना हमारे मुल्क का जो हाल किया है, ये जो आइसोलेशन है, तो ये है. अब वही वाली बात है कि अब कश्मीर वो कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि एक तरफ 70 रुपये का डॉलर, एक तरफ 300 का है. तो भाई अब किधर जाएगा कश्मीरी? एक तरफ 18 घंटे लोड शेडिंग है, एक तरफ फार्मूला 3 या फार्मूला 2 वो हो रही है कश्मीर में. किधर जाएगा वो? अब देखें ना, ईरान और सऊदीया की लड़ाई है वो भी हमने अपने घर में लड़नी है. अमेरिका की अफ़गानिस्तान से लड़ाई है वो भी हमने करवानी है. हमने दुनिया भर के रोले साथ लिए और फिर हम सोचते हैं हमारा ये हाल क्यों है. हमारे पंगे हमने दुनिया से ऐसे लिए ना फजूल किस्म के. तो इट्स अबाउट टाइम वी नीड टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स. हम पीछे रह गए यार. हम बस अब वही नॉस्टैल्जिक वीडियोस में ही रहते हैं कि वो देखो 60s में PIA ऐसी थी
और एमिरेट्स में जो के है वो फॉर एमिरेट्स और के फॉर कराची है। आज वही कराची का बंदा दुबई का वीज़ा नहीं मिल रहा। हम ना पास्ट ग्लोरी में रहने वाले लोग हैं, हम ख्वाब ख्यालों में रहते हैं और ख्याली पुलाव, फ्यूचर के ख्याली पुलाव बनाते हैं। भाई जन्नत तो हमारी है, हमें डिप्लोमेसी ऑनेस्टली आती नहीं है। देखो ना, वही इंडिया रशिया से सस्ता तेल ले रहा था एट द पीक ऑफ यूक्रेन वॉर। हम फ़ौरन पीछे हट जाते हैं, अमेरिका नहीं 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 नहीं, हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखते। सो बात ये है कि हम दूसरों के पंगों में पढ़ पढ़ के और हमें बाकायदा इट्स बाय डिज़ाइन, एक्सप्लॉयटेशन हमारी जो है वो बाय डिज़ाइन है कि इनको बस ख्वाब ख्यालों में रखो। हाँ, बात कर रहा था मैं उसकी कि हम पास्ट ग्लोरी में रहते हैं ना, तो अर्तुगरुल तभी तो फेमस है। कोई साइंस बेस्ड ड्रामा बनाने देखते हैं, कितने लोग देखते हैं? कोई भी नहीं देखा। फ्यूचर पे किसी की नज़र ही नहीं है। और बस फ्यूचर में अगर नज़र है तो वो दूसरी दुनिया पे नज़र है। मतलब इस जगह जहाँ रहते हैं उसको जन्नत नहीं बनाना, वहाँ दोज़ख, जंगल का कानून, बदतमीज़ी बदकारी पीक पे करनी है और फिर जन्नत में जाना है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सो इट्स अबाउट टाइम पाकिस्तान नीड्स टू लुक इनवर्ड। ये दूसरे मुल्कों के लड़ाई झगड़े छोड़े, दोस्ती का हाथ बढ़ा और हर तरफ बढ़ा है। अभी जो SCO हुई, दैट वाज अ वेरी रिमार्केबल स्टेप पाकिस्तान की तारीख में। और अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करें, रिलेशंस बनाएं, मिलते जुलते रहें। देखिए, मिलने जुलने से ताल्लुकात बढ़ते हैं, 10 चीज़ें निकलती हैं, 10 काम आपके सीधे होते हैं। हमने बड़ा सफ़र कर लिया और आने वाला वक्त बहुत बुरा है। हम 40 करोड़ हो जाएंगे 25 साल के अंदर अंदर, 50 करोड़ हो जाएंगे, और सॉरी 40 करोड़ हो जाएंगे। वी आर द मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्लाइमेट चेंज ने जो हमारा बेड़ा गर्क करना है शायद किसी का भी नहीं करना, ये हम इसको रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। और जो है ना, हमें पहले से उसकी तैयारी करनी है। अब देखें, जहालत का एक समंदर बह रहा है हमारे मुल्क में और दुनिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। जब दुबई कतर बन रहा था ना, तो उनको चाहिए थे हमारे इंजीनियर्स, हमारे मज़दूर, हमारे सब कुछ, हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब जब ये बन गया है ना, उन्होंने बोला चलो बेटा अब आप लोग वापस जाए, अब हम लाएंगे गोरे। अब गोरे भर रहे हैं इसलिए आपके वीज़े, क्योंकि यू नॉट गुड इनफ टू वर्क, यू नॉट कंपैटिबल। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमने ना बस यही बैरूनी साजिश और यहूदी साजिश और ये साजिश, तो यार हम क्यों नहीं करते साजिश? हम दूसरे के यहाँ क्यों नहीं बिगाड़ कर रहे? अगर सारे हमारे यहाँ कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करते दूसरों को? सोचने की बात है ना, बट सोचने पे ताले हैं भाई। खैर, येस, आई टोटली एग्री विद यू। वी नीड टू stop looking at Arabs, stop looking at Turks, and finally start thinking like a Pakistani. पाकिस्तान अच्छा होगा, खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा तो दुनिया को लीड कर सकेगा ना। तो पहले वही ना, अपने घर में 10,000 मसले और आप दूसरे का पेन लेके बैठे हो, ऐसे हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स डू एक्नॉलेज एंड डू प्रोटेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होना, बिल्कुल होना है, मगर साथ ही साथ अपने घर, अपने अब वही वाली बात है, अपना मुल्क जला के अगर किसी ने कुछ की है हरकत या कोई बात की तो अपना मुल्क जला लेते हैं, समझ से बाहर है। तो अपने आप को ठीक करना है पहले, तब दुनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। Alright जी, next question. My husband is addicted to video call girls. Assalamu alaikum, hope you're doing well. I'm a 26-year-old woman, married for 1.5 years, living in Saudi. I had a completely platonic relationship with my husband for 7 years before we got married. He loves and respects me a lot, even going against his family for our marriage. Fortunately, his family is happy with his decision now, and I'm on very good terms with my in-laws. My husband is well educated and has a good job. He is known for his good character and morals among family and friends. He takes good care of me, helps me with everything, including house chores, and never denies me anything I ask for. He provides it right away. However, just a few months ago, I found texts on his phone to girls who offer massage services, asking for their photos, talks to them, then blocks them. I was understandably upset and angry. He was very sorry and apologized, promised he wouldn't do it again. But I found similar messages repeatedly. Each time he apologizes and promises to change, I get so upset and I feel like leaving him, but he would beg me to stay and ask for my support in changing. Yet there are no signs of change, and I feel like he doesn't care about the hurt he caused me. This has been traumatic for me as I never experienced this from him, given the perfect image he portrayed. It haunts me every day, but I'm quite about it now. He knows I check his phone and I've seen him download apps to talk to these girls while I'm away or he's at work.
only to delete them afterward. यानी अच्छा ऑफिस जाके बातें करते हैं फिर ऐप डिलीट कर देते हैं. He thinks he hides it very well, but I always manage to find out. I've stopped confronting him because I don't believe he will change. It hurts me every day, and I think he's definitely addicted. What should I do in this situation? Although he's a great man and shows unconditional love to me, yet I feel I've ruined my life for someone who doesn't care about my emotions. I was crazy enough to leave everything behind in Pakistan, my family, friends, and career, to move with him to Saudi. I have no job here and no friends, just him and my in laws. It's so frustrating to stay at home all day thinking about this only and crying to sleep. P.S. All this happened while I'm pregnant, yet he still doesn't care enough about my emotions. It's a very sad situation. शादी को 1.5 साल हुआ है और हस्बैंड जो है वीडियो कॉल गर्ल्स और ये मसाज गर्ल्स एंड अच्छा आई डोंट नो मसाज सऊदी में है या नहीं है. वीडियो कॉल गर्ल्स फिर वो ज़ाहिर है वो तो एप्स उसकी हैं एंड देन पीपल पे एंड इट्स ये बड़ी ख़तरनाक साइकिल है. अगेन इट्स अ फर्स्ट जनरेशन प्रॉब्लम. वी हैवंट लर्न कि इससे हमने सीखना कैसे है, क्या करना है. एप्स की हद तक मैं बात कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स चीटिंग इज़ नॉट समथिंग दैट जस्ट गॉट इन्वेंटेड. Clearly there are no signs of change and there is a lot of disrespect. I think he believes you're stupid enough to be falling for it every time and you keep falling for it. और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि सारा दिन आप घर पे बैठ के इसी के बारे में सोचते रहें. And it takes a lot from you rather than looking forward to the child, inshallah, that's coming into the world and raising him or her. You're thinking about these video call girls and it's a very sad state to be in. I think you need to take some action in terms of some sort of a threat, because अगर एक चीज़ repeatedly हो रही है and clearly it's not working out, so I think you need to notch up the threat level. या तो आप पाकिस्तान चली जाएं. It's not like कि सऊदी में बच्चा होगा तो वो nationalize हो जाए, वो तो कहीं भी हो तो होगा पाकिस्तानी. So just take a break. Try to threaten him कि I'm leaving, this is not the kind of life I wanted. And you're only 26. और मैं यही मशवरा दूंगा जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा 1-2 साल देख लिया करें सामने वाले को बिफोर प्लानिंग अ बेबी और नॉट प्लानिंग इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस. मगर इस मामले में ना आप देखें, अगर ये छोड़ देंगी या खुला की तरफ जाएंगी तो फिर सिंगल मॉम 26 पाकिस्तान का कल्चर बहुत मुश्किल होता है. बच्चे के साथ ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है इन टर्म्स ऑफ इफ़ यूर सिंगल. आपके लिए शादी छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है और अगर छूट जाए तो फिर वो बच्चे के बैगेजेस तो होते ही हैं. एंड देन फिर वो दैट चाइल्ड विल नेवर बी अ नॉर्मल चाइल्ड इफ़ यू मे. आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समवन इन द फैमिली, मे बी योर्स और मे बी हिज, और उनको बोलें कि भाई ये एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, मैं कब से ये सहती हुई आ रही हूँ एंड लाइक लुक एट मी, आई एम प्रेगनेंट एंड मैं व्हाट शुड आई लुक फॉरवर्ड टू. तो आई थिंक यू नीड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ थ्रेट. या तो बोलें कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ एंड आई डोंट वांट टू सी यू अगेन. मे बी मगर ये कि clearly he doesn't seem like someone who will mend his ways. या तो उनसे आप बैठ के बात करें, what is it those girls are giving you that I cannot provide you. And it's not like कि आपकी शादी को 10-15 साल हो गए हैं and the spark is over, या वो आपसे बोर हो गए हैं and he's looking into younger girls वगैरह वगैरह. This is clearly an addiction problem. कि बस मुझे हर वक्त कहीं ना कुछ मिलता रहे. तो ask him कि am I not good enough for you, या am I not serving you well, or am I not hot enough वगैरह वगैरह. आपको कमी क्या दिखती है, लेट मी वर्क ऑन इट. बात तो करके देखें, उनसे पूछें कि लाइक व्हाट ड्राइव्स यू टू देम. इसको बिल्कुल क्रिटिकली एनालाइज करें. लड़ाई ना करें. वो मर्द जो है ना वो लड़ाइयों से भागते हैं और फिर उनको ये होता है कि सारा दिन ऑफिस में भी टेंशन है, घर आके फिर लड़ाइयाँ भी, तो वर्स होते हैं. तो ट्राई टू टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड कि आई नीड टू नो कि लाइक ये होता क्यों है, व्हाट इज़ इट. या तो ना कि लॉन्ग डिस्टेंस है, वो सऊदी में आप पाकिस्तान में, तो अब ज़ाहिर है ज़रूरत है तो चलो यहाँ से पूरी कर रहे हैं. और मैं आपके साथ हूँ, यू कैन एक्सेस मी वेन एवर यू डिज़ायर एंड वेन एवर वी म्यूचुअली एग्री, राइट. तो फिर वाई आर यू डूइंग दिस. अच्छा इसमें ये भी है एंड इट्स अ वेरी सिवियर प्रॉब्लम. अब बहुत सारे जो अनमैरिड लड़के, या सॉरी मैं बार बार देख रहा हूँ, मैंने खाना ऑर्डर किया हुआ है और राइडर ट्रैक कर रहा हूँ. अब बहुत सारे ना इसमें मैं भी जब 20-22 साल का था और इस तरह की कोई चीज़ सुनता था, मैं यही सोचता था यार यू हैव अ वुमन राइट देयर,
राइट। और क्योंकि उस ज़माने में आपको सिर्फ औरत ही चाहिए होती है ना, आपके जहन में ये होता है कि औरत होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो फिर आप ये सोच रहे हो कि यार ये हो क्या रहा है। व्हेन यू हैव समवन अवेलेबल एट योर डिस्पोजल, तो वाई आर यू गोइंग हेयर एंड देयर। इट्स एन एडिक्शन प्रॉब्लम, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कि जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं, और ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। और फिर ये जो डोपामीन रश है ना, और ये जो थ्रिल है कि वो आई एम डूइंग समथिंग इलीगल, और आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ माई वेडलॉक, और आई एम डूइंग समथिंग विद समवन सो फार अवे है, और मैं उसको पैसे दे रहा हूँ और वो फिर मुझे न्यूड भेज रही है या वो वीडियो कॉल कर रही है, एंड दिस एंड दैट, इट्स सो मच फन एंड सो मच एक्साइटिंग। और घर में तो ये कि लाइक इट्स अ बोरिंग सिचुएशन। लोग स्पाइस अप नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। इट्स अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। बहुत सारे मर्द होते हैं वो, या ख़वातीन भी, इन मेनी केसेस वो बता नहीं पा रही होती हैं कि भाई दिस इज़ द प्रॉब्लम आई, whenever we are in a session, so this is something I don't like, or maybe there's a body odor issue or oral odor वगैरह वगैरह, odor, sorry, not order। तो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एंड देन आई डोंट नो। सो आई थिंक यू नीड टू सेट डाउन विद देम, और उनको दोस्त की तरह बोले आई एम रीचिंग आउट टू यू like a friend, I'm concerned about you, we are about to start a family, and this is concerning because it not only the matter is not only my own, it's also for the upcoming child, and then I would like us to have a proper family rather than me leaving you here and मैं छोड़ के चली जाऊँ और आप फिर इन्हीं के साथ लगे रहें। एंड इट्स ऑल्सो एन एडिक्शन प्रॉब्लम। सो हाँ, मैं वही बात कर रहा था कि बच्चे जो सोच रहे होंगे, यंगस्टर लड़के, कि जब घर में, सो अ लॉट ऑफ पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग पोर्न, तो उनको अपनी इतनी आदत हो जाती है खुद से करने की कि उनको करने में नहीं मज़ा आता। मैं इससे ज़्यादा क्लियरली बता नहीं सकता, बट ये है प्रॉब्लम। आफ्टर अ वाइल ठीक है, योर वाइफ इज़ देयर एंड लाइक यू डूइंग दिस और दैट, पर आफ्टर अ वाइल आपको फिर अपना ही टाइम याद आता है, क्योंकि आपने 14 साल की उम्र से 34 साल तक यही किया है। तो वो उसकी इतनी आदत हो गई है कि लाइक अ वुमन इज़ लाइक नहीं, पोर्न एडिक्शन यही तो है। वाई डू मैरिड पीपल वॉच अ लॉट ऑफ पोर्न। अगर मैरिड मैन की बात करूँ, बिकॉज आई एम अ मैन, तो मैं बेहतर समझ सकता हूँ इस चीज़ को। वजह यही है कि यार अपनी आदत इतनी हो गई है, वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि योर हैंड इज़ नॉट टॉकिंग बैक ना, लड़ नहीं रहा ना ये आपसे, नैग नहीं कर रहा ना आपको। ये होता है लोगों का। तो खैर, इट्स एन एडिक्शन प्रॉब्लम, और मैं यही कहूँगा कि आप उसको कंसल्ट करें, बैठ के बात करें, ट्राई टू रीज़न इट। नहीं होता, फैमिली को इन्वॉल्व करें। नहीं होता तो फिर थ्रेट करें कि भाई मैं छोड़ रही हूँ, लेट्स सी। मगर फिर वही, अगर वक्ती तौर पे ही है और फिर बाद में, तो देन इट्स अ साइकिल। फिर उसमें दो सूरतें हैं, या तो फिर आप बिल्कुल आंखें बंद कर लेंगे। मैं ये मशवरा किसी को भी नहीं देता, इट्स नॉट अ, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना ही ये कोई तरीका है इस तरह ज़िंदा रहने का कि बस मैंने आंखें बंद कर ली, तू जा मुँह मार अपना, एंड एज लॉन्ग एज यू कमिंग बैक होम यू माइंड। ये पुराने लोगों की थिंकिंग है, और हमारे यहाँ काफ़ी फ्यूडल थिंकिंग भी है कि हाँ जी, वो तो मर्द तो ऐसे ही होते हैं, वो तो थाईलैंड भी जाते हैं, वो तो ये भी करते हैं, वो तो शहर में भी रखी हुई है, ठीक है, आते तो मेरे पास है ना, मेरे 4 बच्चे हैं, जायदाद इनके नाम है वगैरह। देर आर पीपल हु थिंक लाइक दैट, बट इट्स नॉट अ वे टू लिव। इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एंड इट शुड बी ऑनर्ड। सो ट्राई टू टॉक टू हिम, आई होप थिंग्स गेट बेटर। थैंक यू। हाँ जी, सॉरी, आई हैड टू टेक अ लंच ब्रेक, और तब तक मगरिब हो गई है, एंड लाइक थैंक गॉड आई पैक दिस लाइटिंग। होटल में लाइट्स बहुत कम है, इट्स वेरी रिलैक्स्ड फील, सो आई होप दिस डज द जॉब। ऑलराइट जी, रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस, मैनेजिंग स्टडीज एंड करियर इन रशिया। Assalamualaikum, hope this email finds you well. I'm reaching out to seek your valuable advice on a pressing matter. Alhamdulillah, I've been awarded a Russian government scholarship for my master's program at one of the Russia's prestigious universities, covering tuition and accommodation fees. However, I need to work part-time to manage living expenses. Currently, I'm working remotely as a junior quantity surveyor for an American consultation firm, Russia में बैठ के, a role I held in Pakistan before moving to Russia. While my salary is sufficient for expenses, I'm tempted by a second option, taking on a part-time job, which would triple my earnings. This would allow me to save significantly, but at the cost of gaining work experience. I'm torn between two options. Continue my current job, gaining 3 years of work experience by the end of my master's, but with minimal savings. Number two, pursue the part-time job, earning a substantial income, but sacrificing work experience. I hold your expertise in high regard, and your guidance would be invaluable. Thank you for your time, and I eagerly await for your response.
अच्छा, ये भाई जो हैं MS हैं सिविल इंजीनियरिंग में, एंड पीटर द ग्रेट सेंट पीटर्सबर्ग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ऑलराइट जी, जैसे कि एक भाई हैं रशिया में पढ़ रहे हैं, इनके पास दो ऑप्शन है, अभी सही कमा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं मैं ट्रिपल कर सकता हूँ अपनी इनकम बट एट द कॉस्ट ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस। सो इसका बड़ा आसान सवाल है, इसका बड़ा आसान जवाब है। मैंने एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट टर्म गेंस के लिए लॉन्ग टर्म लॉसेस और लॉन्ग टर्म गेंस के लिए शॉर्ट टर्म लॉसेस। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका मैं भूल गया हूँ टाइटल क्या था, खैर जिनको याद है वो बता देंगे। तो भाई पैसे फिर आ जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ज़िंदगी में कभी भी पैसों की वजह से ऐसे डिसीजंस लाने ना लें जो कि आपको फिर फ्यूचर में हॉन्ट करें। देखिए, इंसान के पास लिमिटेड एनर्जी है, उस एनर्जी को हमने जितना कंजर्व करके चल सकते हैं ना उतना। हमें एग्जॉस्ट नहीं होना, बर्न आउट नहीं करना, हमें टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेनी है। और जैसे हम, यार अब मैं आप इसको मिसाल बताता हूँ। वॉकमैन जब हम यूज़ करते थे ना, वॉकमैन आता था बैटरी के साथ, ठीक है, तो वो सेल लगाने पड़ते थे। अब सेल महंगे मिलते हैं, वो रिचार्जेबल होते नहीं थे, तो और इतने पैसे भी नहीं होते थे। तो हम क्या करते थे कि गाने सुनने के लिए वॉकमैन यूज़ करते थे, रिवाइंड फॉरवर्ड फिर पेन या पेंसिल से डाल के करते थे, इससे हम पैसे बचाते थे। सो एनर्जी कंजर्व करके चलते थे ताकि लॉन्ग टर्म चले। एक ही दिन में रिवाइंड फॉरवर्ड करके सारे गाने अगर सुन लें, हम हैं राही प्यार के गाने, तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह इंसान को भी अपने आप को उसी एनर्जाइज़र की बैटरी की तरह चलाना है कि भाई हमें रुक रुक के चलना है, ना कि हम सारी एनर्जी एक ही बार लगा दें और फिर ना इधर के ना उधर के। देखिए, लॉन्ग टर्म गेन यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस गेन करें विदाउट एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ और विदाउट बर्निंग आउट। पैसे उसमें जब आप आराम से एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जब आप मार्केट में आएंगे, तो अभी ये पार्ट टाइम जॉब से जितना कमाएंगे शायद इसका क्वाड्रुपल आप कमा रहे होगे, बिकॉज आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा और अच्छा फ्रेश दिमाग वाला एक्सपीरियंस होगा। क्या फ़ायदा आप पार्ट टाइम जॉब भी थके हुए हालत में करेंगे और फिर जो जिस काम के लिए गए हैं वो भी थकी हुई हालत में करेंगे, तो फिर आप जो है ना शॉर्ट टर्म कितना एक्स्ट्रा कमा लेंगे, 500 यूरो कमा लेंगे, 1000 यूरो कमा लेंगे, 2000 यूरो कमा लेंगे। इसकी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं है एज अपोज टू जो आपके फ्यूचर के गेन्स हैं। तो उसको आप ख़राब ना करें और कोशिश करें कि एनर्जी कंजर्व करके चलें। जिस काम के लिए गए हैं रेजर शार्प फोकस उसमें रखें। अभी आपने जैसे कहा कि एक्सपेंसेस आपके सही मीट हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ना भी मीट हो रहे होते तो मैं फिर आपको बोलता कि वेजीमाइट सैंडविच खा खा के पीनट बटर लगा लगा के गुजारा करें। मगर जिस कोर मकसद के लिए गए ना, कोर मकसद ख़राब ना करें। हमारे लोग यही करते हैं कि कोर मकसद से हट जाते हैं और फिर इधर उधर शॉर्ट टर्म गेम्स में सिक्योरिटी की जॉब कर ली, कब 15 साल गुजरे पता नहीं चला, ऊबर ईट्स, डोर डैश, एरामैक्स ये कर लिया। पैसे अच्छे हैं मगर लॉन्ग टर्म नुकसान देता है। तो लॉन्ग टर्म हमें देखें, लंबी रेस का घोड़ा बनना ज़िंदगी में, कोई भी काम करें आप हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बने। मैं अपनी अगर मिसाल दूँ आपको, तो मुझे भी बड़ा दुख होता था कि मैं जब वीडियोस बनाता था उतने व्यूज़ नहीं आते थे और जो दूसरे वाले अमीर व्लॉगर्स थे वो बूस्टिंग कर करके वो मिलियन मिलियन व्यूज़ लेते थे। तो इसका उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़े बड़े इवेंट्स मिले, बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स मिली, मगर अब कहाँ है वो, देर नो वेयर। वाई? बिकॉज उन्होंने सारा एग्जॉस्ट कर लिया कि बस जल्दी ले ले ली, वही ना गोल्डन एग वाली जो मुर्गी है उसका एक ही बार गला काट लो सारे अंडे मिल जाएंगे। ये नहीं करना होता, हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बने। ठीक है, मेरे साथ कितने, मेरे बाद कितने सारे चैनल आके गायब भी हो गए। मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ और शौक़ से कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। हालांकि मैं अभी सपोजिड हॉलीडे में हूँ लेकिन कर रहा हूँ काम, क्योंकि मुझे पता है आगे 3-4 दिन रिलैक्सेशन है, हल्ली वल्ली टेंशन ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बने, अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें। और जी सवाल तो वैसे आज के ख़त्म हो गए थे, बट जब तक बैटरी चल रही है खींचते रहते हैं। हाँ जी, next one says your experience on Mathira's show. Dear Junaid bhai, I hope you're doing well. My name is ABC and I've been a big fan of yours since you first started creating content. It's been a pleasure to watch you grow into one of the top YouTubers in Pakistan. Seeing your success brings me immense happiness and I hope you continue to thrive in all your endeavors. Thank you. I have a question that's been on my mind after watching your recent appearance on Mathira's show. Normally, I don't watch anything featuring Mathira, but I made an exception just to see you. During the show, it seemed like you were feeling a bit uncomfortable, especially with the constant interruptions and the jokes Mathira was making, many of which were on the edge of being inappropriate. I also noticed she often cut you off mid response, which is something I personally find frustrating about
many talk show hosts in Pakistan. I remember you've mentioned in the past that one of the reasons you avoid TV talk shows is because of this exact behavior. So I was curious to hear your thoughts. How was your experience on the show? And did you feel as uncomfortable as it appeared? Looking forward to hearing your perspective. थैंक यू सो मच फॉर दिस ईमेल। देखिए अनकंफर्टेबल वाली जो बात है वो बिल्कुल जाहिर है बिकॉज यार वो जो कुल्फ़ी वाले जोक्स चल रहे थे आई डेंट एक्सपेक्ट कि ये होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, द ओनली रीज़न आई वेंट टू हर शो इज़ बिकॉज आई वॉन्टेड हर टू बी ऑन माई शो जो टैलेंट गॉड पाकिस्तान हमने शूट किया, और वो उससे एक दिन पहले की ये उनके शो की रिकॉर्डिंग थी, ठीक है। तो अच्छा मुझे बिकॉज आई वॉज डूइंग द पायलट आउट ऑफ माई ओन पॉकेट और उसमें कुछ 6-7 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो मैंने रिक्वेस्ट की एंड मथीरा केम विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ कैमरा, मतलब हम मिलते रहते हैं इवेंट्स वगैरह पे, कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह पे भी मुलाकात हो जाती है। शी इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन एंड आई बीन मीनिंग टू हैव हर ऑन द पॉडकास्ट बिकॉज शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। वो वाली उसका एक कैरेक्टर है, शी कैरीज दिस, और वो उसका हमेशा से रहा है। वो दैट्स असाइड, वो किसी को पसंद हो ना पसंद, दैट्स पर्सनल प्रेफरेंस। अच्छा, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, तो मुझे मुझे उसको बुलाना था, तो मुझे याद आया शी हैड ऑल्सो इन्वाइटेड मी टू हर शो, और उस वक्त मैं यूके में जा रहा था। इनफैक्ट मैं फ़्लाइट में ही था जब उनके कोऑर्डिनेटर का मैसेज आया कि आपको मथीरा जी बुलाना चाह रही शो पे। तो मैं भी फ़्लाइट में हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इंशाल्लाह आऊँगा। खैर मैं भूल गया उसका। फिर मैंने जब अपने टैलेंट शो के लिए बुलाना था तो मुझे याद है यार उसने भी मुझे बोला था। तो तरीक़ाकार यही है कि अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेरे शो में विदाउट एनी चार्जेस आए तो मैं भी उसके शो में चला जाता हूँ, तो इस तरह हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि उसका शो जो है वो वेब के लिए, और मैं बिल्कुल ईमान से ये बात सच बता रहा हूँ, मुझे लगा कि उसने अपना शायद कोई यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया है और वो कहीं सेटअप लगाया हुआ है प्रोडक्शन का, और वो वेब पे काम करी, जिस तरह के बहुत सारे आजकल आर्टिस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट फैसल कुरैशी भाई की भी पॉडकास्ट चल रही है, इंटरव्यूज़ मैंने देखे उनके, तो इस तरह बहुत से लोग कर रहे हैं। सो आई थॉट मे बी शी ऑल्सो स्टार्ट हर चैनल, और मेरी ख्वाहिश होती है कि चलो यार अगर कोई यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करे तो मैं अगर उसमें कोई रोल प्ले कर सकता हूँ, सो व्हाई नॉट। अच्छा, उनके कोऑर्डिनेटर ने बोला जी यहाँ पे शूट हो रहा है, और कोरंगी का शूट था। अच्छा, कोरंगी में अक्सर ना टीवी के सेट्स वहाँ मौजूद हैं, तो मुझे लगा कि क्या पता कहीं कोई होगा स्टूडियो वगैरह। अच्छा, जब मैं वो बिल्डिंग में गया ना, और आप ये उनके कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं ऑन कैमरा, जब मैं अंदर गया वहाँ तो 200 बंदा बैठा हुआ। मैंने ये कौन सी जगह है? अच्छा, मुझे पता भी नहीं था इस चैनल का नाम, मोहसिन नकवी साहब का ही है, तो मुझे तो नहीं पता। मैंने ये क्या है? कह रहे सर ये टीवी शो है। तो मैंने तो तुमसे, मुझे तो फिर बजट लेना चाहिए था, क्योंकि टीवी शोज़ का बजट होता है कि जो भी गेस्ट आता है उसका होता है, मेरे शो का नहीं था, तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी। खैर, तो मुझे तो पता ही नहीं वो टीवी शो है। खैर मैं चला गया। अब उसमें डिस्कशंस हुई वगैरह वगैरह वगैरह, फिर वो उसमें वो एक राउंड आया जिसमें वो मुझे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगा चैट शो है, ठीक है वो करेगी अपनी मस्तियाँ, खैर है। तो वो मुझे वो पहनाया आई पैच, और फिर उसके बाद जो है वो ज़रा क्वेश्चंस उस तरह अडल्ट नेचर के थे। तो अच्छा, होता ये है कि आजकल जो ये इस तरह के टीवी शोज़ चल रहे हैं ना इंटरव्यू वाले, ये बनाते हैं दो वर्जन, लाइक एक ही वर्जन बनाते हैं 1.5 घंटे का। उसमें से आधे घंटे का जो साफ़ वाला होता है वो टीवी पे चलाते हैं, क्योंकि टीवी पे तो पैमरा डंडा करता है, और जो गंदा वाला वर्जन है ना वो वेब पे डालते हैं, राइट। इसलिए आप अक्सर टीवी शोज़ देखते हो यार उसमें बड़े अडल्ट जोक हैं। टीवी में आजकल ये चल रहा है, हालांकि वो टीवी वाला वर्जन नहीं होता, वो वेब वाला वर्जन होता है, ताकि उसको देख के फिर लोग उनके यूट्यूब पे जाएं और ढूंढें अच्छा भाई वो एपिसोड में और क्या क्या था। तो ये कहानी होती है। तो अब ज़ाहिर है उसमें एडल्ट नेचर के वो जब आए जोक्स, तो वो देखो, एक तो होता है कि ना मैं अगर कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, वो मैं अपनी कैपेसिटी में कह रहा हूँ, बट अभी खातून अगर कह रही हैं तो एक तो वो ज़ाहिर है आपका एक वो आ जाता है शर्मा शर्मी वाला पार्ट। फिर ऑन बैक ऑफ द हेड मेरे ये भी चल रहा था, मेरी माँ फेसबुक पे होती है, एंड लाइक यू नो, अगर वो स्क्रॉल करते करते वीडियो सामने आ जाए जिसमें वो कुल्फ़ी के बारे में मुझसे पूछा जा रहा था कि मुंह में डालते हैं और सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, अंदर बाहर करते हैं, अभी लाइक यू नो, तो वो ज़ाहिर है अनकम्फर्ट तो हो ही जाती है। ऑफ कैमरा आप मुझसे जुत्ती गंदी बातें करानी करा लें, ठीक है, लेकिन जब एक चीज़ ऑन कैमरा जा रही है इतने लाखों लोगों ने देखना है, तो वो एक ज़रा वो हो जाता है। तो मुझे इसका नहीं पता था, अब वो हो गया हो गया। अच्छा, आप जितना बोलो ना उनको, प्रोड्यूसर को कि यार ये वाली बात काट देना, कहते हैं हाँ 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 ठीक है रिलीज़ कर देते हैं। ओ सर एडिटर से गलती हो गई, ओ सर ये हो गया, ओ सर वो, खैर।
तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। अब ये जो आपने बात की ना इंटरप्शंस वाली, देखें मसला ये है, मुद्दा ये है, एक गेस्ट आई थी मेरे पॉडकास्ट में, जो कि और भी पॉडकास्ट पे गई थी, ठीक है। जब मेरी उनसे पॉडकास्ट ख़त्म हुई ना, तो उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बोला, आप बहुत डिसेंट आदमी हो और आप बड़े डिसेंट सवाल करते हैं और आप इंटरप्ट नहीं करते। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई मेरा मकसद पॉडकास्ट का यही होता है कि मतलब ज़्यादा बंदा सुने, अगर एक एक्सपीरियंस बंदा किसी फील्ड का है तो उससे पूछे या सुने। फिर उन्होंने एक और पॉडकास्ट का हवाला दिया जहाँ पे वो गई थी, और उन्होंने कहा कि वो तो बार बार बात घुमा के फीमेल जेनेटेलिया पे, और मतलब वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहे थे। बार बार बात, अब बात कहीं की भी हो रही है वो वजाइना पे आ जाए, फिर बात कहीं की हो रही है फिर वजाइना पे आ जाए। तो मैंने बोला कि देखें, मेरा मकसद आपके साथ डिस्कशन का ये था कि हम इस से कोई नॉलेजेबल चीज़ निकालें जो लोगों के लिए सूदमंद साबित हो। बट ज़्यादातर जो लोग कंटेंट बनाते हैं ना, वो ये सोच के नहीं बनाते कि पब्लिक को किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या कौन सी बात जाननी चाहिए। उनके जहन में ये चल रहा होता है कि ये जो भी बात चल रही है ना, इसका क्लिप यूं कटेगा, ऊपर बड़ा बड़ा वजाइना लिखा आएगा, जब वजाइना लिखा आएगा ना तो लोग क्लिक करेंगे। तो उनका मकसद ये होता ही नहीं है। और ये बहुत सारी पॉडकास्ट इस वक्त चल रही हैं और बहुत सारे शोज़ भी। अब जैसे मैंने एक इंटरव्यू में, अहमद अली भट्ट के इंटरव्यू में, मैंने वो पता नहीं एथिज्म से रिलेटेड कोई कोई बात कर दी। मैंने ये कहा कि वो अक्सर लोग समझते हैं कि मैं एथियस्ट हूँ, मैं जुम्मा मुबारक नहीं करता। तो मैं रिलीजन मेरा एक प्राइवेट मामला है, मैं उम्र से होके आया हूँ। तो इस तरह करके एक बाय द वे मैंने बात की, तो उसकी वो हेडिंग बनी, क्या जुनैद अकरम एथियस्ट है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लोग मारा मारी कर देते हैं, अफवाह पे शहर जला देते हैं, अफवाह पे बंदा जला देते हैं, वहाँ आप इतनी बड़ी, देखो आपके नाम के साथ एक बार अगर लेबल लग जाए ना, लिबरल का, एथियस्ट का, तो आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान आदमी हूँ, अपना मामला प्राइवेट रखता हूँ मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो दिखाने वाली, मतलब मुसल्ले से सेल्फी आ रही है या तस्बीह पढ़ते हुए आ रही, मुझे नहीं पसंद नहीं। ठीक है, सबका अपना अपना रिश्ता होता है, मेरा भी एक रिश्ता है। अभी गया था मैं उम्रे पे पिछले साल, इंशाल्लाह बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ी सी उसको वो आ जाए ना, समझ बूझ आ जाए, तो उसको लेके जाना है मैंने, मेरी बड़ी ख्वाहिश है यार बच्चे को लेके जाऊँ। तो अब वो इतनी बड़ी हुई, इस तरह पे मैंने अहमद अली भट्ट को रिक्वेस्ट किया, यार ये हटा दें, इस तरह तो गलत एसोसिएशन हो रही है। तो फिर उन्होंने रिमूव कर दी, विच वॉज गुड ऑफ हिम। अब ज़ाहिर है अहमद अली भट्ट बैठ के एडिट नहीं कर रहा, जिस तरह मैं बैठ के एडिट नहीं करता ना, टीम करती है। अब टीम है ये सनसनी टाइप वाली ना, तो उनको यही होता है कि यार ये माल डालो, ये डालो, ये डालो, इस पर क्लिक्स आएंगे, इस पर, क्योंकि उनकी नौकरी उससे मुंसलिक है। तो वो खातून ने ये बोला कि भाई आपने तो बड़े अच्छे सवाल किए, वहाँ तो ये चल रहा था। तो मैंने बोला असल में वो when they're at the interview, they're not present there, they are foreseeing the future कि कौन सी हेडिंग या मैं कौन सी सनसनीखेज बात करूं यहाँ पे, जिसकी हेडिंग इस तरह की सनसनीखेज बने जो क्लिकेबल हो। सिमिलरली जो आप इंटरप्शंस की बात कर रहे हैं ना, देखिए टीवी शोज़ पे ना जाने की मेरी वो बुनियादी वजह एक तो कोई मीनिंगफुल डिस्कशन होती नहीं। मैं पीटीवी के एक मॉर्निंग शो में गया था, सुबह 6:30 बजे मैं उठा, क्योंकि 8:30 बजे वहाँ पहुँचना था। 6:30 उठा, कहाँ मैं 4 बजे सोने वाला आदमी, ठीक है, इतनी तैयार होके वहाँ गाड़ी चला के गया, और वो कैमरा रोल होने से 2 मिनट पहले जो होस्ट थी उन्होंने पूछा कि आप करते क्या हैं। मैंने बोला बीबी मैं अपनी नींद, बोला तो खैर नहीं, हम मुरव्वत, पता नहीं क्यों मुरव्वत है मुझ में यार, जलील कर देते हैं लोग, तो सोचते ही नहीं है, हम ही सोचते रहते हैं। तो मैं बोला यार मैं अपनी नींद ख़राब करके आया हूँ और आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। तो उसके बाद ना मैंने जाना ही छोड़ दिया था। सो ये जो इंटरप्शंस वाली बात है ना, ये बेसिकली होस्ट नहीं इंटरप्ट कर रहा होता, होस्ट के जो कान में डिवाइस लगी होती है ना, वो पीछे से प्रोड्यूसर ये पूछे ये पूछे ये, क्योंकि वो लिस्ट लेके बैठा होता है क्लिकेबल वर्ड्स की, इनसे ये पूछें, इनसे पूछे इनकी फलाने यूट्यूबर से लड़ाई क्यों है, इनसे। अब वो बात एक चल रही है, वो कान में बोल रहा है, अब तो होस्ट मेरी बात थोड़ी सुन रही होती, मतलब सुन भी रही होती है तो आधा कान इधर होता है, आधा कान इधर होता है, समझ रहे हैं आप। ये मसला है टीवी का। तो टीवी को बस सनसनी चाहिए होती है, वो उनका एक फॉर्मेट ही यही है कि हेडिंग किस चीज़ की बनेगी, कौन सी ऐसी बात करें, कौन सा ऐसा मसाला लगाएं। तो इसीलिए मैं जाना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि वो उनका उनका मकसद कॉन्वर्जेसन करना नहीं होता, या कोई इस्लाह नहीं होती, या कोई लर्निंग नहीं होती। उनका होता है कि चटपटा मसाला कहाँ से निकले। मसाले के लिए यार भरा पड़ा है हमारा मुल्क, उनसे बुला बुला के आप मसाला नहीं, मुझे बुला के क्या करना है आपने। तो
सो मैं ऑनेस्टली समझा मथीरा का कोई वेब शो है और मैं जाऊंगा, आई सपोर्ट हर चैनल। अगले दिन वो मेरे शो पे आएगी, वो मुझे सपोर्ट करेगी। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ कैमरा। तो मुझे नहीं पता था टीवी का है। और दूसरा ये कि मुझे ऑनेस्टली फॉर्मेट पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था गंदे सवाल आएंगे। हाँ, यू कैन एक्सपेक्ट दैट। मथीरा थोड़ी सी चुलबुली टाइप की है, वो कर देती है, बट खैर है, वो इतनी तो चिलिंग है मेरी उसके साथ। बट वो ऑफ कैमरा है ना, तो वो अब ऑन कैमरा जब हो रही थी ना, तो मुझे बोला यार, अब मैं यार पैमरा का, मेरे जहन में पता क्या चला था, पैमरा का नोटिस और फलाना कोई केस कर देगा। तो ज़ाहिर है वो इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। वैसे आप मुझसे जितनी गंदी बातें करेंगे हम, लेकिन वैसे नहीं। सो ये है। और नो कंप्लेंट्स फ्रॉम हर, शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग उसको ना, उसका व्हाट्स इनसाइड ऑफ हर, नो पन इंटेंडेड, वो जानने की कोशिश करें आप। शी इज़ एन एक्सट्रीमली ऑनेस्ट पर्सन। वो झूठ नहीं बोलती और उसमें वो नहीं है, दोगलापन नहीं है जो हमारे दूसरे लोगों में है ना, कि पीछे क्या है, ऑन ऑन स्क्रीन क्या है, ऑफ स्क्रीन क्या है। वो जैसी है वो सामने है। मुझे उसकी ये चीज़ अच्छी लगती है, इज़ वेरी ऑनेस्ट। बाकी ये कि हाँ, टीवी के अपने चितियापे हैं, वो उनका अपना मंजन का तरीक़ाकार ये है। सो या, तो मैं, अब हो गया, इट्स इन द पास्ट। देखिएगा नहीं, एमी सा एम्बैरसिंग सा इंटरव्यू हो जाएगा। बाकी ये कि या लेसन लर्न। और कभी भी जाएं, कहीं भी जाएं, रिसर्च करके जाएं। मैं ऑनेस्टली आई वेंट देयर टू सपोर्ट हर चैनल। मुझे क्या पता मोहसिन नकवी का चैनल है, अल्ली वल्ली यार, ये मसले मसाइल है। खैर, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ख्याल रखिएगा। ऑलराइट जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि लाल बैटरी का निशान आ गया है और सवाल भी बहुत छोटा है। हेलो, हेलो सर, आई होप यूर वेल, माय नेम इज़ प्राज्ञा, फर्स्ट नेम तो ले सकते हैं। आई एम फ्रॉम वाराणसी, इंडिया। माय क्वेश्चन इज़ व्हाई पीपल लाइक रतन टाटा डोंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट सर रतन टाटा। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ ह्यूज 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 फैन ऑफ पारसी कम्युनिटी। और पारसी कम्युनिटी के बारे में जो मशहूर है वाक़या, जब वो रिफ्यूज लेने इंडिया आए, हिंदुस्तान आए, तो जब उनको फ़ारस में उनके ऊपर परसिक्यूशन हो रही थी, तो उन्होंने राजा को यही कहा कि उन्होंने बोला कि हम रिफ्यूज नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। फिर वो एक किस्सा है कि वो दूध मंगाया और उसमें शक्कर मिला के घोल दी और प्रेजेंट किया राजा को और बोला कि हम चीनी की तरह रहेंगे, मतलब दूध में हम घुल भी जाएंगे, हम नज़र नहीं आएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, मगर हम मीठा कर देंगे आपकी सोसाइटी को वगैरह वगैरह। इट्स वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। और इन्होंने उन्होंने प्रूव किया। वेरी पीसफुल कम्युनिटी, अपने काम से काम, धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, खल्ली वल्ली कोई टेंशन नहीं। हमारे यहाँ भी होते थे बहुत सारे, हमने परसिक्यूशन कर करके, परसिक्यूशन खैर पर से कोई कभी कुछ हुआ नहीं उनके साथ, मगर वो एक माहौल भी एक चीज़ होती ना, तो वो माहौल साजगार था नहीं। एंड आफ्टर ज़िया पारसी ऐसा ऐसा जाने लग गए, भी 800-900 रह गए। आई हैव बिन टॉट बाय पारसीज ऑल माई लाइफ, इसलिए मेरी स्पेलिंग्स बहुत अच्छी हैं। पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटानोफिनेंथ्रीन, ये एक वर्ड है, पूरी स्पेलिंग सुना सकता हूँ। कॉन्सेप्ट बना देते हैं यार। आपने अगर अपने बच्चे, अगर आप कराची में रहते हैं, लाहौर में तो 12 पारसी हैं, अगर आपने अपने बच्चों की बुनियाद अच्छी बनानी ना, आप पारसियों के यहाँ पढ़ाएं। अब ज़ाहिर है वो मामा पारसी और बीवीएस जो स्कूल है उसमें एडमिशन आराम से नहीं मिलते। ट्राई टू फाइंड अ ट्यूटर, अ पारसी ट्यूटर, दे विल मेक योर लाइफ। और सो रतन टाटा वाली जो कहानी है, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। हमारे कायद आज़म ने भी पारसियों में ही शादी की, ठीक है, मुसलमान करके की, उनकी अपनी बेटी दीना वाडिया। ये मैं हमेशा सवाल इस तरह पूछता हूँ कि कायद आज़म का अमेरिकन नेशनल एंथम से क्या रिश्ता है। तो रिश्ता ये है कि जो उनकी बेटी है दीना वाडिया, जो वाडिया फैमिली थी, वही वाडिया जो आरसीबी ओन करते हैं। प्रीति जिंटा की टीम कौन सी थी, आरसीबी थी, कौन सी थी, एनीवे। तो वो दीना वाडिया जिस फैमिली में गई, द वाडियाज, तो वाडियाज वर शिप बिल्डर्स, राइट। वो शिप ब्रेकिंग नहीं, बिल्डर्स थे। और उन्होंने, वो इतने पैसे वाले थे कि ब्रिटिश राज यूज टू ओ देम मनी, तो इन्होंने अपने शिप्स उनको कर्जे में दिए हुए थे। और वही नेवल शिप्स यूज़ हुए जो बैटल हुआ। और फिर उसमें जब अमेरिका आज़ाद हुआ, तो आज़ाद तो खैर नहीं हुआ, मतलब जब इनकी वॉर ख़त्म हुई, तो इन ऑन वन ऑफ द शिप्स, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ बंदे का, ही ही सैंग दोज वर्ड्स,
ओ हेयर कैन यू सी बाय द मॉर्निंग ग्लोरी लाइट, समथिंग लाइक दैट। वो जो उनके बेसबॉल के मैचेस से पहले नेशनल एंथम चलता है। सो वो उस शिप में ही रोड दोज वर्ड्स, और वो शिप वॉज प्रैक्टिकली ओन्ड बाय द वाडियास। ये लेवल है भाई पारसियों का, राइट? तो अच्छा, ये मैं अपने दोस्त से भी बात करता। एक सो फॉरगेट अबाउट पारसीज, लेट्स कम टू द सिंधीज। हम देखते हैं जी, अंबानी, अडानी, ये सारी मिसालें हैं ऑफ सिंधी मर्चेंट्स जिन्होंने इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गए। वेयर आर दो सिंधी एग्जाम्पल्स इन पाकिस्तान? सिंध तो पाकिस्तान में है भाई, ये सारे वहीं यहीं के हैं। हमारे गुड फ्रेंड अतुल खत्री शिकारपुर के हैं। अतुल खत्री का अच्छा पोर्टफोलियो है माशाल्लाह, ही इज़ द सीईओ ऑफ हिज कंपनी, आईटी कंपनी अलग है। ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, दिस एंड दैट। वो सिंधी बनिया माइंडसेट कहाँ गया? वो सारा इंडिया कैसे चला गया, और पाकिस्तान का सिंधी कहाँ है? सो मैं अपने दोस्त से यही डिस्कस कर रहा था, वेयर आर दोज लोकल एग्जाम्पल्स? सो आई थिंक इसकी एक बुनियादी वजह है फ्यूडलिज्म। जो लैंड रिफॉर्म्स हुए ना इंडिया में, तो इंडिया ने तो पहले तो खल्ली वल्ली किया फ्यूडलिज्म को, कि भाई ये क्या, एक आदमी के पास 15,000 एकड़ क्यों है, बंद करो ये चक्कर, किसानों में बांटो। अब खैर मैं इसमें इतना कोई नॉलेजेबल नहीं हूँ, सो इसको कहीं कोट नहीं कीजिएगा। हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म आज भी है। तो हमारे जो जो एलीट क्लास है वो फ्यूडल है। अब फ्यूडल है, वो शुगर उगाती है। शुगर वैसे ही नुकसानदेह है और हमारी इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदेह है। पानी भी ज़्यादा पड़ता है। फिर ये क्या करते हैं, ज़्यादा बना देते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, फिर यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं, फिर वही महंगे पैसों इंपोर्ट करते हैं। और पिछले 70 साल से पाकिस्तान में यही हो रहा है। कोई इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं है। ठीक है, सारे फ्यूडल हैं, ये लैंडलॉर्ड्स हैं, वही सियासत में आते हैं, वो कभी टैक्स लगने नहीं देते। तो लैंड रिफॉर्म्स पाकिस्तान में कभी हुए ही नहीं। तो जब हुए ही नहीं तो इंडस्ट्री की बुनियाद ही नहीं रखी। अच्छा, इंडस्ट्री जो बूम की पाकिस्तान में, जब स्टील मिल लगा और दूसरी चीज़ें हुई, दैट वाज इन द 50s, और दैट टू अमेरिकन्स वर पोरिंग मनी लाइक एनीथिंग। ठीक है ना, वो कहते हैं ना जी, वो अयूब का दौर अच्छा था। वो इसलिए अच्छा था, कम्युनिज्म को हराना था हमने, तो अमेरिका वॉज इंजेक्टिंग मनी। इस्लामाबाद अमेरिका के पैसों से बना था भाई। देयर वाज नो सच थिंग एज इस्लामाबाद। ओके, तो ज़ाहिर है फिर जब पैसा आ रहा था खुला डुल्ला, वो लगा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो कराची में है, वो उसकी आपको पता है उसका फीता किसने काटा था? क्वीन एलिजाबेथ। जी हाँ, आज वही कोरंगी जहाँ मावा थूक रहे होते हैं लोग, क्वीन एलिजाबेथ आई थी इफ्तिताह करने इंडस्ट्रियल जोन का। तो द वर्ल्ड वॉज ऑन आवर बैक, सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि हमने जंग लड़नी थी, जैसे शुरू में कहा, दूसरों की जंग लड़नी हमने। तो ये वजह थी। सो इंडस्ट्री बहुत थी। फिर जो नेशनलाइजेशन हुई 71 में जो भुट्टो ने की, उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाग गए। देखिए हमारे यहाँ बहुत डिस्कशन होती है इस बात पे कि जी टैलेंट बाहर जा रहा है। अरे एक ग्राफिक डिज़ाइनर से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफिक डिज़ाइनर और पीछे बन जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना कि यार वो चार्टर्ड अकाउंटेंट चला गया कनाडा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अरे ड्रेन में पड़ा था ब्रेन, ब्रेन तो अच्छी जगह अब गया है। असल जो ब्रेन ड्रेन है, जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, वो ये इंडिविजुअल नहीं है, वो है आपका इंडस्ट्रियलिस्ट। और हम 1971 से कंटिन्यूसली इंडस्ट्रियलिस्ट को भगा रहे हैं, डरा धमका के भगा रहे हैं, उस पर कब्जा करके भगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। शब्बीर भाई सुन रहे होंगे, अभी उन्हीं के घर हम ये डिस्कशन कर रहे थे। ऑल ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, यू नो, इधर उधर, या बहुत सारे लोग मुझे, अपार्ट फ्रॉम हिम, अपार्ट फ्रॉम हिज फैमिली, आई मेट सो मेनी पीपल। मैं उनके नाम नहीं ले सकता कि वो उनकी कहाँ कहाँ इंडस्ट्री थी, कौन कौन सी फैक्ट्री थी, किस पे क्या कब्जा हुआ, डरा धमका के उनको भगाया, किसी का बच्चा अगवा कर लिया, किसी के घर में धमकी वाले फ़ोन किए, इतना कुछ हुआ, लोग छोड़ छोड़ के भागे हैं। सो इंडस्ट्रीज़ थी पाकिस्तान में। ऐसे भी लोग थे जो 1971 से पहले पर डे उनकी पेंट की सेल 2 करोड़ रुपए थी, पर डे सेल। 1971 की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया एक्सपोर्ट होता था, ईरान एक्सपोर्ट होता था, राइट? चला गया, कब्जा हो गया, वगैरह वगैरह। इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी यार, हमने तो भगाया अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को। अब देखो ना आपके सामने ये सारा, ये जो अब ज़ारा की शर्ट के पीछे, H&M के पीछे मेड इन बांग्लादेश क्यों लिखा होता है? पहले मेड इन पाकिस्तान होता था। टेक्सटाइल हमने बर्बाद किया पूरा अपना इंडस्ट्री। तो इस तरह की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंजर है। हाँ, एक वजह तो लैंड रिफॉर्म है कि वो वहाँ पे कभी पनप ही नहीं पाई कोई और इंडस्ट्री, सब लैंड में घुसे रहे। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने कभी अपने इंडस्ट्रीज़ को सिक्योर ही नहीं किया। अब देखिए इंडिया में बहुत सारी माओं की ख्वाहिश होगी मेरा बच्चा बड़ा होकर अंबानी बने, मेरा बच्चा बड़ा होकर टाटा बने। पाकिस्तान की मैं माओ से पूछता हूँ, व्हाट डू दे एस्पायर?
कि उनका बच्चा बड़ा हो के क्या बने। नेम वन अमीर आदमी पाकिस्तान में जो कि सीधे सीधे चैनल से अमीर हुआ हो। देयर इज़ नो वन, नॉट दैट आई कुड थिंक ऑफ, आई एम श्योर होंगे, बट लाइक कोई नामी ग्रामी ऐसा नहीं है। कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा फलाना सियासतदान बने या फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट या फलाना हाउसिंग टाइकून बने, बिकॉज वी ऑल नो वो कैसे बने। सो कौमें बनती हैं लीडर से, अच्छे लीडर्स और अच्छे सेलिब्रिटी से। सेलिब्रिटी सिर्फ वो नहीं होते जो टीवी पे आते हैं या जो इंस्टाग्राम पे आते हैं। सेलिब्रिटीज़ आर पीपल हु आर सेलिब्रेटेड। हमारे यहाँ सेलिब्रेटेड क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, एक ज़माना था पढ़े लिखे लोग आपके टीवी में आते थे, अब आप शाइस्तगी वाली बातें करते थे। आप पुराने पीटीवी के ड्रामे देखें और आज के देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अच्छे लोग चले गए और अच्छे लोग फिर बनना भी बंद हो गए, और अजीब क्लास ने जो है ना टेक ओवर कर लिया हर चीज़ में। तो इसलिए आपको ना वो क्लास नहीं दिखती अब पाकिस्तान में, जो एक ज़माने में आपको दिखा करती थी। माइग्रेट हो गए, मर गए, छोड़ के चले गए। सो या बहुत सारी वजूहत हैं, डीप रूटेड इश्यूज़ हैं। तो पाकिस्तान में टाटा इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि एग्जिस्ट करने नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत बेहतरीन दिमाग यहाँ भी, इतनी बंजर ज़मीन नहीं है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं दुनिया भर में। मैं मिलता हूँ पाकिस्तानियों से, दे अमेज मी एवरी टाइम आई मीट देम। आई एम लाइक, ये अगर यही बंदा या यही बंदी पाकिस्तान में होता और इसी सेक्टर को सर्व कर रहा होता है, कहाँ से कहाँ होता हमारा मुल्क। बट वो हमारा मुल्क बना ही इसलिए कि लोगों को तंग कर करके भगाओ और फिर बोलो चल भाई डॉलर भेज पीछे अम्मी को ताकि मुल्क चले। ये डिज़ाइन है हमारे मुल्क का। तो ऐसे ऐसे माहौल में कोई रतन टाटा कैसे बनेगा भाई। और पाकिस्तान में जो लॉ है ना, वो बेसिकली कोई वो नहीं है, लाइक देयर इज़ नो ग्रैंड प्लान कि करना क्या है या जाना किधर है। कोई प्लान ही नहीं है, बस गुजारनी है तो गुजर रही है सबकी। आज सब आज की रोटी का सोच रहे हैं, आज की रोटी कहाँ खानी है, बस उसी तरह लोग चल रहे हैं, उसी तरह मुल्क चल रहा है। देयर इज़ नो स्कीम, देयर इज़ नो प्लान, देयर इज़ नो रोड मैप। और पाकिस्तान में लॉ होता है साहब का मूड। अब आज अगर कोई प्रो इंडस्ट्री लॉज आ गए कि भाई हम जो हैं इतना लीवे दे रहे हैं टैक्स पे, या आईटी इंडस्ट्री को 10 साल टैक्स नहीं करेंगे, बनाए जी सिलिकॉन पार्क और आईटी पार्क। अब दुनिया भर से लोग आ गए पैसा लेके, रातों रात गवर्नमेंट चेंज हुई या नहीं भी चेंज हुई, नहीं भाई अब हम इसको ना लेवी, इतना लेवी लगाएंगे, इतना परसेंट, इतना परसेंट। वो बोलेगा यार आपने तो कुछ और बोला था, 10 साल का बोला था, तो अभी तो दूसरा साल है, अब आप ये कह रहे हैं, कह रहे हैं आपकी मर्ज़ी। तो फिर डिस्ट्रस्ट होता है। तो जहाँ कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता ना, अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ और आखिरी मिसाल देता हूँ, फिर बंद हो रहा है, 18% रह गया। पिछले दिनों में लाहौर में था, वहाँ पे सुजुकी एवरी का लॉन्च था, वो कमर्शियल यूज़ वाली जो गाड़ी होती है, ठीक है। और उसका प्राइस पॉइंट बड़ा अच्छा है, 27 लाख रुपए की गाड़ी है। अच्छा, इंडिया में लोग सुन रहे होंगे इतनी महंगी है, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस में मिलती हैं, बट 27 लाख इज़ अ गुड फिगर फॉर अ कमर्शियल यूज़ कार और व्हीकल, नॉट कार। तो मैं ये सोच रहा था यार, अब ये जो है स्कूल वैन्स में भी यूज़ होती है, ये डिलीवरीज में भी यूज़ होती है, कमर्शियल यूज़ में भी यूज़ होती है। तो ये 27 लाख इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। मैं अगर ये 3 ले लूँ, बुक करा लूँ और सुजुकी वालों से सलाम दुआ है तो वो मुझे अच्छे रेट पे दे देंगे। लेट से 25 लाख की एक दे दें और मैं उनसे 3 ले लूँ और मैं इसको चढ़ा दूँ रेंट पे, राइट। तो उससे होगा क्या कि अगर कोई बंदा है जो कि स्कूल की वैन चलाना चाह रहा है, कॉलेज की पिक एंड ड्रॉप सर्विस चलाना चाह रहा है, मगर उसके पास गाड़ी लेने के पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, ये लो गाड़ी, मेरे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करो, गाड़ी की जो भी मेंटेनेंस वगैरह वो फिर आपने देखनी है। ये आपने मुझे महीने की पहली तारीख को 50,000 रुपये या 60,000 रुपये, या जो भी हमारा तय होता है, वो आपने मुझे पहुंचा देना है, ठीक है। उससे होगा ये कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्राइमरी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, गाड़ी की तो है मौजूद, गाड़ी की इंश्योरेंस भी है, और मुझे उसका एक डिविडेंड मिल रहा है। अब उससे हो क्या रहा है कि उसकी नौकरी लगी हुई है, ठीक है, उसका घर चल रहा है, तो उसके घर में जो डिपेंडेंट है उनका भी रोज़गार चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, इस तरह इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। तो मैं 3 ले सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मगर मैं कभी भी नहीं लूँगा। उसकी वजह है पाकिस्तान में मिसट्रस्ट बहुत है, ठीक है। अब मैं जिसको दूंगा ना वो बोलेगा मेरे तो बाप की गाड़ी नहीं है, माँ की आँख इधर घुसा उधर घुसा और ठोकम ठाकी, सर ये हो गया, सर ये वो हो गया, सर ये टूट गया, सर वो टूट गया। वो कहते हैं ना अपनी गाड़ी और बीवी किसी और को दो तो बच के ही वापस मिलती है, ठीक है ना। अजीब मिसाल है लेकिन अब यही मशहूर है। तो उस पर डंडी भी मारेगा,
वो चोरी भी हो सकती है, इंश्योरेंस क्लेम हो ना हो, ये हो वो हो, बिकॉज आई एम नॉट प्रोटेक्टेड, बिकॉज माई इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रोटेक्टेड. आई वुड रादर हैव दैट मनी सड़ोफाइंग इन माई बैंक अकाउंट, और बैंक उस पर इंटरेस्ट कमा कमा के बैंक अमीर होता रहे और मैं इन्फ्लेशन ले लेके गरीब होता रहूँ. मैं वो सह लूँगा नुकसान, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा. अब ये तो मैं एक बहुत मतलब एक छोटा सा आदमी हूँ और बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ. अब यही मिसट्रस्ट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में है. कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगाएगा जिसको पता है यार मैं आपको पता है एक साहब हैं, वो एक, मैं इंडस्ट्री का नाम नहीं ले सकता, वो एक सोल्यूशन लेकर आए पाकिस्तान में और उनका वो जो सोल्यूशन है दूसरे मुल्कों में बेहतरीन चल रहा है. ठीक है ना, फिनटेक की दुनिया से ताल्लुक़ है. उन्होंने बोला यार मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में फिनटेक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, 26 करोड़ की आबादी है और इसको हम स्केल अप करें तो बहुत कुछ हो सकता है. वो अपना इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान आए. पहले 2 साल तो वो सिर्फ एनओसी ही जमा करते रहे, फलाने से एनओसी, इससे एनओसी, इससे एनओसी, इससे एनओसी कर करके 2 साल. यार आपकी ज़िंदगी में है ही 45, 50, 60 साल, 2 साल कागज़ जमा करने में लग गए. तो ऐसे मुल्क में कौन काम करेगा? और ये आपके अपने नेशनल के साथ हो रहा है. फॉरगेट अबाउट के कोई गोरा आ रहा है, कोई चाइनीज़ आ रहा है, कोई जापानीज़ आ रहा है, कोई सिंगापुरियन आ रहा है. तो सिमिलरली आई एम इन अ पोजीशन टू इन्वेस्ट, बट आई विल नॉट इन्वेस्ट. अगर मैं उस पोजीशन में होता, मेरा ट्रस्ट होता कि यार गवर्नमेंट मुझे सिक्योर करेगी, इंश्योरेंस कंपनी मुझे सिक्योर करेगी, पुलिस मुझे सिक्योर करेगी, कानून मुझे सिक्योर करेगा, मैं लगाता. वो 3 गाड़ियाँ चलती, वो 3 से 6 होती, 6 से 12 होती, एक फ्लीट भी बन सकती थी और आने वाले वक्तों में लोग उसको इस्तेमाल करते, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ लगती, बहुत सारे रोज़गार पैदा होते. मगर नहीं. तो भाई ये बहुत सारी वजूहात हैं. तो यही वजह है यार, रतन टाटा यहाँ बन नहीं सकते भाई. रतन यहाँ पे ना, रतन टाटा नहीं है, टाटा निकलो, वल्ली वल्ली, कागज़ इधर दो, बिजनेस इधर दो और तुम टाटा. ये वाला टाटा इधर, रतन टाटा नहीं बनता इधर. तो ये बकवास है भाई. यार वाह, आई थिंक इट्स फेयर टू से वेर प्रीटी मच अ लॉस्ट कॉज, क्योंकि हम ना इंडिविजुअल्स, वी डोंट वर्क लाइक अ टीम, वी डोंट वर्क लाइक अ कंपनी, वी वर्क एज इंडिविजुअल्स. आज जो साहब है उनका मूड है शरीयत चाहिए, अब वो सारी अपनी एनर्जी उसमें लगा देंगे. अगले जो साहब आएंगे बोलेंगे खल्ली वल्ली भाई पाकिस्तान तो लिबरल है, मॉडर्नाइजेशन होगी और हमारी स्विम सूट बिकिनी में मॉडल्स जो हैं जॉर्डन में जाके परफॉर्म करेंगी. मतलब आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है. तो साहब की मर्ज़ी, पाकिस्तान इज़ साहब की मर्ज़ी. तो पाकिस्तान का नाम है ना, साहब की मर्ज़ी अगर आप लिख दें तो ये है. तो इंडिविजुअल्स जब तक हीरो बने रहेंगे ना यहाँ के, भैया तू ही सर आप ही आप हैं, सर आपका ही विजन है, तो सर फिर वो ताकत के नशे में या किसी और नशे में खल्ली वल्ली करेगा. Until and unless we start thinking like an institution, like a company, like a board of directors, right? स्टेक होल्डर बैठे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारा इंटरेस्ट है भाई इसमें, ये क्यों नीचे जा रहे हैं. लेकिन जब तक साहब होंगे और डंडा होगा तो फिर डंडा आपके अंदर ही होगा, और कहाँ होगा डंडे का, और काम ही क्या है सिवाय आपके अंदर होने के. तो बस फिर ये वजूहत है मेरे भाई. खैर, आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज एपिसोड, और मुझे बड़ा मज़ा आया. आई एंजॉयड द सॉलिट्यूड. मेरा टाइम भी गुजर गया, इंतज़ार करने से बेहतर था कि ये कर लिया हमने. एंड होपफुली कल आ जाएगी एपिसोड. अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा. patreon.com/ganjiswag पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.